हेलो फ्रेंड्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस। पहला सेशन है आज जिसमें आज हम स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे कि हमें ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को समझना कैसे है। हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए एज वेल एज हमें ये जीएस में भी बहुत हेल्प करेगा, राइट। सो पहला डर जो है वो स्टूडेंट्स को ये रहता है कि हिस्ट्री को लेकर सबसे बड़ा डर स्टूडेंट्स का क्या रहता है कि हिस्ट्री बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है हिस्ट्री, राइट। तो सबसे पहला भ्रम तो आपका मैं ये तोड़ूंगा, ठीक है, कि यस हिस्ट्री बहुत ज़्यादा फैक्चुअल तो है, लेकिन उन फैक्ट्स को एक्सेस कैसे किया जाता है, कैसे समझा जाता है उन फैक्ट्स को, राइट कैसे उन फैक्ट्स को हम याद रखें, रिटेन्ड कैसे रखें, बाय अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। सो आई विल हेल्प यू डेवलप द कॉन्सेप्ट्स ऑफ हिस्ट्री. Now, those who have attended my previous sessions, those who know my teaching philosophy, आप लोग अच्छे से जानते हैं what I do, I teach you the process of change. So वही सेम प्रोसेस ऑफ चेंज हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, राइट वही सेम फंडे हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को समझने में भी लगाएंगे, राइट। सो इन टुडे सेशन आई विल एक्सप्लेन द सिलेबस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सिलेबस एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए सिलेबस क्या रहेगा हमारे लिए, राइट। सेकेंडली मेरी कोशिश ये रहेगी कि उस सिलेबस को मैं कुछ इस तरह बांट दूं कि वो पढ़ने में भी आसान रहे, समझने में भी आसान रहे, कॉन्सेप्ट तो आपके क्लियर हो ही, लेकिन यू आर ऑल्सो एबल टू रिटेन मेजॉरिटी ऑफ फैक्ट्स। एंड अंत में हमें क्या करना है, अंत में हमें लिखना है आंसर्स। सो आप आंसर्स लिखने में भी सक्सेसफुल रहें। सो दैट इज माय होल एजेंडा, राइट। सो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, कोशिश करता हूं मैं अपनी क्लास में मेजॉरिटी ऑफ फैक्ट्स भी इंक्लूड करने की, राइट। उसके बाद मैं सजेस्ट करता हूं आपको सम बुक रीडिंग एंड देन विल डू आंसर राइटिंग, राइट। सो आंसर राइटिंग के चलते हम सारे कॉन्सेप्ट्स फैक्ट्स अपने सबको टेस्ट भी कर लेंगे, ठीक है। So now let us begin with these few statements. I'd like to start today's topic. So the study of history of modern India can give us a very interesting, exciting and intellectually engaging experience. The history of modern India has many unique features, right? So what क्या हमें मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री क्या टीच करती है? सबसे पहले तो इट टीचेस अस द ट्रांजिशन फ्रॉम मेडिवल टू मॉडर्न। सो मेडिवल पीरियड से मॉडर्न पीरियड की तरफ जो ट्रांजिशन हमने लिया, right? So those who understand the process of change, so when I say that ancient से early medieval से modern to contemporary, right? What we need to follow, what is history? History में क्या पढ़ते हैं हम? In history we try to understand the process of change and continuity. In which areas? So आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, political, administrative, economical, social, cultural, religious, philosophical, right? So in these areas we try to understand the process of change, यानी कि ancient से अर्ली मेडिवल में शिफ्ट जब हुआ तो क्या पॉलिटिकल चेंजेस हुए, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स क्या मानते हैं कि हिस्ट्री इज अ फैक्चुअल सब्जेक्ट, राइट। सो हमें फैक्ट्स इकट्ठा करने हैं किसके, पॉलिटिकल चेंजेस के, राइट। कौन सी डायनेस्टी चेंज हुई या एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चेंजेस आए, सो फैक्ट्स इकट्ठा कर लिए। इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस आए, इकोनॉमिक चेंजेस के फैक्ट्स इकट्ठा कर लिए। हमें फैक्ट्स तो समझ, फैक्ट्स पर तो जाना है ही, लेकिन फैक्ट्स पर हम किस रास्ते से पहुंचेंगे, कॉन्सेप्ट्स के रास्ते से हम पहुंचेंगे फैक्ट्स तक। I'll try to explain you the concepts in details, this concept of process of change। और मेरी इस वर्ल्ड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की जो सीरीज है, स्पेशली फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल ये जो सीरीज है, इसमें इतनी डिटेल में जाकर मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। आज जो मैं ओवरव्यू देने जा रहा हूं आपको सिलेबस का, इन दिस आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि हम किस डेप्थ में जाकर अंडरस्टैंड करेंगे कॉन्सेप्ट्स को। So firstly, it gives us the first-hand knowledge of the transition from medieval age to modern age. Secondly, foundation of modern institutions. So केवल political changes ही नहीं, what changes in the political institutions took place, या administrative institution में क्या changes आए, for better or for good, और वो changes ही नहीं, क्या क्या continue भी रहा, from medieval to pre-modern to modern to contemporary। इस तरह बांटेंगे हम medieval से pre-modern में enter करेंगे, pre-modern से modern, and then कंटेम्प्रेरी। और अगर मैं इसे आपको और आसान कर दूं समझने के लिए, अगर मैं डेट्स वाइज बांट दूं, सो 18 सेंचुरी, 19 सेंचुरी, 20th सेंचुरी, राइट। 18 सेंचुरी का फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, 19 सेंचुरी का फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, 20th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ। सो ऑल द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस, फिलोसॉफिकल, all the changes that took place in the first half of the 18th century, and then the second half,
then the first half of the 19th century, and then the second half, then the first half of the 20th century, and then the second half, right? So एक तो मैं इस मैनर में आपको समझाऊंगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, और दूसरा बाइफर्केशन हम करेंगे कुछ इस तरह, that we'll try to understand that what happened in the first, what happened in the 18th century, right? Then the British expansion, colonialism को समझेंगे कि colonial expansion कैसे हुआ. So the first half of the 18th century and the second half of the 18th century, here we'll try to explain first the decline of the medieval institutions, decline of the medieval polity, medieval administration and the society and the culture, and then eventually a gradual development of the colonial powers in India. Then there 19th century के फर्स्ट और सेकंड हाफ में हम देखेंगे कि धीरे धीरे वो colonial powers में से ब्रिटिशर्स जो हैं वो आगे निकल कर आएंगे, राइट? ब्रिटिशर्स विल रिप्लेस एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन, फ्रेंच को, पोर्चुगीज को, डचेस को, सबको साइडलाइन करके ब्रिटिशर्स जो हैं वो अपने आप को किस तरह स्ट्रांगली एक पॉलिटिकल पावर के रूप में एस्टेब्लिश करेंगे. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट टू, राइट, इन द फर्स्ट हाफ एंड देन द सेकंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी. फिर उसके अगेंस्ट जो रिएक्शंस रहा भारतीयों का, सो दैट्स द नेशनलिज्म एंड फ्रीडम स्ट्रगल दैट स्टार्टेड इन द 19th century onwards, especially the second half of the 19th century, and then it picked pace in the first half of the 20th century, right? Then finally we gained our independence. So अगर मैं dates के हिसाब से बांट दूं इन्हें, so first half we can say that from the decline of the Mughals, so 1707 से 1757, right, death of the Aurangzeb till 1757. Then from 1757 to 1813, then from 1813 to 1858, then 1858 से 1900s, the first decade, then 1900s first decade से 1947, and then 1947 से onwards, right? अगर आप डेट वाइज पढ़ना चाहते हैं, so I'll explain the concepts डेट वाइज. इन डेट्स में रहकर मैं जो है वो एक साइड आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, और दूसरी साइड मैं आपको, देखिए यही तो डर रहता है ना कि डेट्स नहीं याद रहते, फैक्ट्स नहीं याद रहते. तो इन डेट्स के एम्बिट में रहते हुए मैं आपको सारे फैक्ट्स एक्सप्लेन, कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और उनके साथ फैक्ट्स को ज्वाइन करने की कोशिश करूंगा. बट एट द सेम टाइम पैरेलल में ये कॉन्सेप्ट्स भी आपको एक्सप्लेन करूंगा. द 18th century इंडिया, सो द फर्स्ट हाफ एंड द सेकेंड हाफ. Then the colonial expansion, that means during this second half of the 18th century, first half of the 19th century, second half of the 19th century, कुछ इस तरह ओवरलैपिंग रहेगी. ध्यान से देखिए फिर से. The decline of the old empires, right? यानी कि what happened in the 18th century. So the decline of the old empires, that means the first half of the 18th century, that is continued in the second half of the 18th century, right? Then the rise of the British colonial power, that happened, that started in the first half of the 18th century, continued in the first half of the 19th, and then the final consolidation वो second half of the 19th century तक कर चुके थे. फिर उसके रिएक्शन में जो नेशनलिज्म और फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हुआ, राइट, the second half of the 19th century, and it picked pace in the first half of the 20th century, and finally we gained our independence, right? And finally the post independence era, the second half of the 19th century. So एक साइड हम डेट वाइज भी लेकर चलेंगे और एक साइड हम इन चार हिस्से में भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को बांटेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं देयर इज अ कंसिडरेबल ओवरलैप. बट ऑल्सो देयर आर सम इंपॉर्टेंट डेट्स. ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो मार्क करती हैं कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस को भी, राइट? सो एज आई सेड, प्रोसेस ऑफ चेंज एंड कंटिन्यूटी, right? So here we'll try to understand, with the help of these dates, we'll try to understand the process of change, and with the help of bifurcation of the entire topic into these 4 sections, we'll try to understand both process of change as well as continuity. आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे हम, बहुत सुंदर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, बहुत आसानी से आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री समझ आएगी. आज तक आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती रही होगी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, बट वंस आई विल गेट थ्रू यू, राइट, एक बार जब मैं आपको करवा दूंगा पूरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, फिर उसके बाद किसी भी तरह का क्वेश्चन, चाहे वो प्रीलिम्स में हो, चाहे वो मेंस जीएस में पूछा जाए, चाहे वो हिस्ट्री ऑप्शन में पूछा जाए, आप चूकेंगे नहीं, आप उस सवाल का जवाब जरूर ढूंढ कर लाएंगे. सो
क्या पॉइंट थे हमारे पास? फर्स्टली इट गिव्स अस फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम मेडिवल एज टू मॉडर्न एज. Then secondly, the foundation of the modern institutions which has existed till today but was built during that period. So process of change and continuity, right? Thirdly, India's confrontation with the modern ideas like democracy, nationalism, socialism, etc. is noticeable during this period. Another thing that you need to keep in mind that all of these things are not happening in isolation, right? जो इंडिया में हो रहा है वो एक isolated event नहीं है. It has the global events has impact on it. Right? What happened in 1763? What happened in 1783? Right? What happened in 1789? Then 1792? Then 1799? Then 1804? Then 1812? 1815? Right? 1820s? 1830s? Then 1848 से 58? Right? Then 1870s से लेकर 1914 तक. देन दी वॉर पीरियड, देन दी इंटर वॉर पीरियड, राइट, देन दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, देन दी फिर उसके बाद जो कोल्ड वॉर वाला पीरियड चला. सो जो ग्लोबल इवेंट्स हैं उनका इंडियन हिस्ट्री पर या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर भी बराबर असर रहेगा. नाउ आप कहेंगे कि सर आपने इतनी सारी डेट्स गिना दी, क्या हुआ था? 1763 ट्रीटी ऑफ पेरिस, 1783 दी ट्रीटी बिटवीन द न्यूली फॉर्म्ड यूएस स्टेट एंड ब्रिटिशर्स, 1789 द फ्रेंच रेवोल्यूशन, देन द कंटिन्यूएंस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, राइट, द ascendance of Napoleonic wars, then Congress of Vienna, then the changes, political and social changes in Europe, फिर revolutions and counter revolution, Metternich system, and then again further rise of socialism and nationalism in Europe, then establishment of Central Europe में नई states बनना, like for example जर्मनी और ब्रिटेन का बनना, फिर उसके बाद कॉलोनियल शक्तियों का राइज यूरोप में, टेंशंस, एंड देन फाइनली वर्ल्ड वॉर वन, देन इंटर वॉर पीरियड, एंड देन वर्ल्ड वॉर टू, राइट. सो केवल यूरोप ही नहीं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, रशिया, अफ्रीका, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, राइट, ओशियाना, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो घटनाएं घट रही थी उसके पैरेलल में हम चला कर रखेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को, राइट. सो अगर मैं, जैसे मैंने क्या किस तरह बांटा, दैट 18th सेंचुरी फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ, 19th सेंचुरी फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ, 20th सेंचुरी फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ. सो बोथ फॉर इंडिया एज वेल एज फॉर वर्ल्ड हमें दोनों को पैरेलल चलाना है, दोनों को साथ में चलाना है, राइट. ऑल्दो ये एक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की सीरीज है, सो दैट मीन्स मेरा फोकस ज्यादा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर रहेगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन डेट्स के माध्यम से, जो ये डेट्स है इंपॉर्टेंट, इन डेट्स का क्या लेना देना है, लाइक 1757 का 1763 से क्या लेना देना है, राइट. 1757 के बाद, इसके बाद 1783, ये वाला 1783, और इंडियन हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में 1783 जो चल रहा था इंडिया में, जो 1783 में हुआ, उसका क्या लेना देना है वर्ल्ड के साथ. सो मेक श्योर कि एक आप इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो है वो जरूर अपनाएं, राइट. सो इंडिया में क्या डेवलप होगा? इंडिया में डेमोक्रेसी के आइडियाज आएंगे, नेशनलिज्म के आइडियाज आएंगे, सोशलिज्म के आइडियाज आएंगे. ग्लोबल लेवल पर जो चेंजेस हो रहे हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो आइडियल्स डेवलप हुए, या अमेरिकन रेवोल्यूशन से जो आइडियल्स डेवलप हुए, या जो यूरोप में ड्यूरिंग होल ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी क्या डेवलपमेंट हुए, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल क्या डेवलपमेंट्स हुए, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ, उस सब का इंपैक्ट भारत पर क्या है, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट. बहुत जरूरी है वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पैरेलल में चलाकर पढ़ना. ये एक बहुत बड़ी गलती बच्चे करते हैं. मैंने कितनी बार कहा दैट देयर आर अ लॉट ऑफ सोर्सेस, बहुत सारे सोर्सेज है पढ़ने के लिए, लेकिन एक सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो ये है कि वर्ल्ड हिस्ट्री को मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के साथ पैरेलल चलाकर नहीं पढ़ते. देन फोर्थ, ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडिया मैनिफेस्टेड द लार्जेस्ट मास मूवमेंट इन वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड. सो ऐसा क्या क्या रहा, ऐसा क्या कारण था कि इतने बड़े लेवल पर पॉपुलेशन जो है मोबिलाइज हुई इंडिया में? विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. Then finally we gained our independence, but that was the first half, first part, right. We needed to gain the second freedom, that is economic and social freedom. So that is the post independence, right.
this is the national struggle or the nationalism and freedom struggle, right? This first and second part is the decline of the medieval regimes and rise of the colonial power. So this much, right? So इन 4 हिस्सों में बांटकर हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पढ़ेंगे, ठीक है? So therefore, after formal independence, India made a robust move for nation building and pursued several experiments in this course that made India unique entity among the community of nations. Diversity में unity खोज ली हमने, right? Unity in diversity एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट डेवलप किया. नॉन अलाइंड मूवमेंट एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट इंडिया ने चलाया या इंडिया ने लीड किया, राइट? उसके बाद हमने जो है वो काफी नए फंडे जो है वो, जैसे एक सोशलिस्ट कंट्री रहते हुए भी हमने धीरे धीरे कैपिटलिज्म को कैसे जो है वो इंक्लूड किया, राइट? इतना ज्यादा डाइवर्स देश होने के बावजूद भी, अ नेशन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ नेशंस होने के बावजूद भी हमने कैसे इतने लंबे समय तक अपनी यूनिटी, अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को बनाए रखा, ये अपने आप में एक अजूबा है, राइट? Which in fact started with partition, with refugee crisis, with riots and blood carnage, जिसने एक साइड तो हमें इंडिपेंडेंस का सेलिब्रेशन दिया, बट दूसरी साइड एक बहुत गहरा घाव भी दिया, पार्टीशन का, ब्लडशेड का, राइट? सो दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया. सो दिस इज हाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया. We'll try to divide history of modern India in 4 parts. Part 1 is the history of the 18th century. Part 2 is the evolution of British colonial policy in India. Part 3 is the history of nationalism. Part 4 will be the history of post-independence India. Now, जैसे मैंने आपको क्या कहा, हमें फैक्ट्स से, हमें डेट्स वगैरह से डरने की जरूरत नहीं है. I'll try to explain you these in a very conceptual manner. If you are able to understand these in very conceptual manner, you will be able to understand these dates, right? आप बहुत आसानी से इन डेट्स को रट जाएंगे, ठीक है? ये तो कुछ डेट्स बता रहा हूं मैं आपको. 1757 से 1813, 1813 से 1858, 1858 से 1900, 1900 से 1947 and then onwards, right? So ये तो कुछ डेट्स हैं, ठीक है, ताकि ज्यादा आप कंफ्यूज ना हो. अदरवाइज मैं और भी बहुत सारी डेट्स यहाँ इंक्लूड कर सकता था, जैसे मैंने यहाँ पर ये डेट्स लिखकर बताई ना, ठीक है? आप कंफ्यूज हो गए होंगे इतनी सारी डेट्स को देखकर. ये इतनी सारी डेट्स हो जाती हैं हिस्ट्री में पढ़ने को, राइट? तभी इतनी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों के दिमाग में. यहाँ पर भी अभी मैंने बहुत सारी डेट्स मिस कर दी हैं, ठीक है? लाइक 1789, 92, 94, 96, 99, देन 1802, 1804, 1807, 1809, 1815, 1820s, 1827, 1930s, 1827, 1830s, 1834, 1833, 1843, then 48, 47, 48, then 53, 58, राइट? बहुत सारे इवेंट हुए हैं यहाँ पर, ठीक है? लेकिन आप कहेंगे कि सर ये सारी डेट्स आपको कैसे याद है और इनके साथ एसोसिएटेड इवेंट्स कैसे याद हैं? वजह है कि मैंने डेट्स को रटने पर फोकस नहीं दिया, मैंने इन कॉन्सेप्ट्स को समझा अच्छे से, राइट? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को जब मैं इतने हिस्से में बांटूंगा एंड व्हेन वी विल अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स, राइट, तब आपको अपने आप डेट्स याद होती चली जाएंगी. 1707 में क्या हुआ, 1718 में क्या हुआ, फिर 1724 में क्या हुआ, 1726 में क्या हुआ, 1733 में क्या हुआ, 1748 में, 1757 में, 1763, 1772, 1783, 1784, 1794, 1796, 1802, 1808, 1809, 1812, 1816, 1817, देन 1822, 23. ये सारी जो डेट्स हैं इनमें बहुत छोटा छोटा जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है. अभी तो और भी बहुत सारी डेट्स, ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए मैं आपको डेट्स बता रहा था. तो ये डेट्स आपको इम्प्रिंट हो जाएंगी माइंड में. वंस यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री, आप एक बार कंसेप्चुअली हिस्ट्री को पढ़ने की जब कोशिश करेंगे तो, और मैं आपको उस लेवल पर ले जाऊंगा कि आपको ये सारी डेट्स जो है वो, जिस तरह मुझे क्लैरिटी से डेट्स याद है, आपको भी ये डेट्स एकदम क्लैरिटी से याद हो जाए. एंड नॉट जस्ट डेट्स, इन डेट्स के साथ एसोसिएटेड या तो पर्सनैलिटी है, या तो कोई एसोसिएटेड इवेंट है, राइट?
या तो कोई एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट है, अगर आप पॉलिटिकल हिस्ट्री में चले जाएं तो कोई एसोसिएटेड कोई पॉलिटिकल चेंज है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री में चले जाएं तो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इवेंट है, कोई इकोनॉमिक इवेंट है, इकोनॉमिक पॉलिसी है, राइट। सोसाइटी में चले जाएं तो कोई सोशल पॉलिसी है, सोशल चेंज है, सोशल कोई पर्सनैलिटी इन्वॉल्व है, राइट, कोई कल्चरल पॉलिसी इन्वॉल्व है, कोई कल्चरल इवेंट इन्वॉल्व है, कोई बुक इन्वॉल्व है, कोई इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है, राइट। महिला है, पुरुष है, दलित है, डाउन ट्रॉडन है, अपर क्लास है, मिडिल क्लास है। सो with the clarity of these concepts आपको ये सभी dates, राइट, प्रीलिम्स में ज़्यादातर या फॉर दैट मैटर जब मेंस में भी लिखने जाते हैं, जीएस में भी और ऑप्शनल में भी, आप कहेंगे सर कॉन्सेप्ट्स ही अगर हमारे पल्ले रहेंगे तो हम फैक्ट्स को कब प्रोड्यूस करेंगे, राइट। सॉरी, आंसर में फैक्ट्स भी तो लिखने होंगे ना, डोंट यू वरी। एक बार आप मेरे साथ जुड़ गए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते जाएंगे, सो ये सभी इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट डेट्स। नाउ विल स्टार्ट विद द हिस्ट्री ऑफ 18th सेंचुरी। आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ देने जा रहा हूँ आज के सेशन में कि क्या हुआ इन 4 पार्ट्स में, हमें क्या क्या पढ़ना है, फिर हम एक एक करके डाइव करेंगे पार्ट में। विल पिक द हिस्ट्री ऑफ 18th सेंचुरी, राइट। सो द हिस्ट्री ऑफ 18th सेंचुरी हम डिवाइड करेंगे इसको 2 हिस्से में, द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी एंड द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। What we will cover under the first half of the 18th century? मैंने कहा ना मेडिवल से मॉडर्न की तरफ, पॉलिटिकल चेंजेस। द पीरियड इज मार्क्ड बाय सेवरल यूनिक फीचर्स। क्या? द माइटी मुगल एम्पायर मेट इट्स डिमाइस एंड मेड वे फॉर द राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स, राइट। सो मुगल्स की रवानगी होगी, मुगल्स की जगह मराठास, मुगल्स की जगह सिख, और सदर्न इंडिया में भी या पेनिनसुलर इंडिया में भी और सदर्न इंडिया में भी कई छोटे और बड़े स्टेट्स जो हैं वो डेवलप होंगे, राइट। सो अगर हम नॉर्थ इंडिया की तरफ जाएं, लेट अस नॉट गो इनटू दिस डिटेल जस्ट येट, बिकॉज अगर मैं चला गया तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। आई जस्ट वांट, मैं चाहता हूं कि जल्दी से आपको एक ओवरव्यू दे दूं सिलेबस का, ठीक है। इन द फर्स्ट हाफ एक बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूं कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। सो इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी हम समझेंगे द डिमाइस ऑफ द ओल्ड ऑर्डर्स, राइट, then gradual development of the new order. The old order were the medieval powers, the new order were the rise of the British power, right, and somewhere in transition हमें देखने को मिलेगा, यहाँ ट्रांजिशन में हमें देखने को मिलेंगी कई सारी इंडियन स्टेट्स जो है वो पावर में आएंगी, जैसे मराठास पावर में आएंगे धीरे धीरे, सिख पावर में आएंगे, निजाम्स पावर में आएंगे, कई नवाब्स पावर में आएंगे, कर्नाटक पावर में आएगा, टीपू सुल्तान पावर में आएंगे, अफगानियों के साथ युद्ध होगा, अहोम्स के साथ युद्ध होगा, मराठोस के साथ ब्रिटिशर्स लड़ेंगे, ये सभी लोग आपस में भी कहीं ना कहीं लड़ रहे होंगे, बट इवेंचुअली ब्रिटिशर्स की ही जीत क्यों होगी। सो ये ट्रांजिशनल, एक ट्रांजिशन की तरह मैं ट्रीट करूंगा यहां पर। मेडिवल पुराने इंस्टीट्यूशंस टूटेंगे, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस टूटेंगे और उनकी जगह धीरे धीरे नए ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस डेवलप होंगे, और बीच में ट्रांजिशन के रूप में हमें ये कई इंडियन स्टेट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे, बोथ मुस्लिम्स, सिख्स एंड हिंदूज, राइट। बट एट द सेम टाइम जब हम जाएंगे 1858 तक तो अब देखेंगे कि ब्रिटिशर्स की पॉलिसी भी जो है वो इवेंचुअली शिफ्ट हो जाएगी। ब्रिटिशर्स एक हद तक ये जो नए स्टेट्स डेवलप हुए हैं उनको कॉन्कर करेंगे, उसके बाद वो रुक जाएंगे कि नहीं, और कॉन्कर करने की जरूरत नहीं है, और पैसा फूकने की जरूरत क्या है जब हमने चारों तरफ से इन्हें घेर लिया है, राइट। सो लाइकवाइज इट वाज द टाइम ऑफ द एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज एंड द एक्सपेंशन ऑफ यूरोपियन ट्रेड। सो एक साइड हमारी पुरानी जो स्टेट्स हैं, मुगल्स हैं, राइट, या पेनिनसुलर इंडिया की कई सारी स्टेट्स हैं वो टूटती जाएंगी, स्पेशली सबसे बड़ी स्टेट मुगल्स का डिसइंटीग्रेशन होगा, कई नई स्टेट्स डेवलप होंगी, बट एट द सेम टाइम यूरोपियंस जो हैं वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होल्ड डेवलप कर रहे होंगे अपना, फ्रेंच, पोर्चुगीज, डच, ब्रिटिशर्स, राइट। और हम देखेंगे कि धीरे धीरे इनमें से ब्रिटिशर्स जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैसे डेवलप हुए। सो क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, दैट व्हाट वाज द पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ इंडिया आफ्टर द फ्रेगमेंटेशन ऑफ मुगल एम्पायर। सो दिस ट्रांजिशनल, जिसको मैं ट्रांजिशन की तरह ट्रीट करूंगा, ऑल्दो दिस इज नॉट अ कंप्लीट ट्रांजिशन, ट्रांजिशन सजेस्ट दैट देयर वाज समथिंग व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट एनीमोर, बट हमने क्या समझा है, दैट हिस्ट्री में हमें समझा नॉट जस्ट, हिस्ट्री में हमें समझना है नॉट जस्ट प्रोसेस ऑफ चेंज
बट ऑल्सो प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूटी। दैट मीन्स अगर कोई पॉलिटिकल शक्ति डेवलप हुई है, मुगल से टूटे हैं, कोई पॉलिटिकल चेंज आया है, कोई नई पॉलिटिकल शक्ति आई है, तो वो कंटिन्यूड भी रहेगी किसी अदर फॉर्म में, राइट? तो अगर प्रेजेंट टाइम में अगर आप खोजने की कोशिश करेंगे, जैसे एक सवाल पूछते हैं कि वेयर आर द मुगल्स इन प्रेजेंट टाइम, राइट? कहां है वो सारा पैसा? या वेयर आर द मराठाज इन प्रेजेंट टाइम, और वेयर इज द सिख एम्पायर इन प्रेजेंट टाइम? तो क्या वो एलिमेंट्स, क्या वो पॉलिटिकल शक्तियां आज तक मौजूद हैं, या उस पीरियड की एडमिनिस्ट्रेटिव जो हिस्ट्री है, या मुगल्स की एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री क्या आज तक कंटिन्यूड है या नहीं है? क्या मुगल टाइम में चले आने वाले इकोनॉमिक चेंजेस, सोशल चेंजेस जो हुए थे, क्या वो आज तक कंटिन्यूड है या नहीं है? पॉलिटिकल शक्ति तो बिल्कुल चली गई है, डेफिनेटली पॉलिटिकली मराठाज आर नॉट प्रेजेंट, लेकिन सोशली क्या मराठाज आज भी रेलेवेंट है या नहीं है इंडियन पॉलिटी में या इंडियन सोसाइटी में, राइट? क्या एडमिनिस्ट्रेशन में मुगल टाइम्स की चली आ रही टर्म्स आज तक इस्तेमाल की जा रही हैं या नहीं? क्या 17th 18th सेंचुरी में जो सोशल चेंजेस हुए, फॉर दैट मैटर 19th सेंचुरी में जो सोशल चेंजेस हुए, क्या वो आज तक कंटिन्यूड है इन वन वे और अनदर और नॉट? तो इस सेंस में हमको पढ़ना है चेंजेस एंड कंटिन्यूटीज को, ठीक है? हमारे दिमाग में क्या है, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है? दैट मुगल्स आर ओवर और मराठाज आर डन, राइट? और सिख एम्पायर हैज डिसइंटीग्रेटेड, लेकिन उनकी लेगेसी मौजूद है, अभी तक कंटिन्यूड है किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे वो कल्चर में हमें देखने को मिले, चाहे वो सोसाइटी में हमें देखने को मिले, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हमें देखने को मिले, हमें वो इकोनॉमी में भी देखने को मिल सकती है। नॉट सो मच इन पॉलिटी ऑफ कोर्स, बट इन अदर स्फीयर्स हमें एविडेंट है वो कंटिन्यूटीज, राइट? सो उसका एक सवाल है यहां पर, दैट व्हाट वाज द पॉलिटिकल सिनेरियो in India after the fragmentation of Mughal Empire। इसी सेम सवाल को पूछा जा सकता है, what was the administrative scenario after the disintegration of Mughal Empire, या what is the present administrative scenario that has some influence of Mughal Empire, right? Same can be asked for society or culture or economy or religion or philosophy, ठीक है? इस सेंस में I guess आपने नहीं पढ़ा होगा कभी भी इस सेंस में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को। ये छोटी सी चीज कोई ज्यादा फार फेच्ड तो नहीं है ना? सोशली आज भी मराठाज रेलेवेंट हैं, राइट? पॉलिटिकली मराठाज जो है वो प्रेजेंट नहीं है इंडियन सोसाइटी में, लेकिन सोशली आज भी रेलेवेंट है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में आज भी कई सारी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की टर्मिनोलॉजीज को यूज किया जाता है, राइट? Now, was this period marked by political decline or did it hold new potential as regional states provided efficient government in their regions? जो मैं अभी पॉइंट कह रहा था वही उसी पर बेस्ड ये सवाल है। क्या केवल पॉलिटिकल डिक्लाइन हुआ, या जो रीजनल स्टेट्स डेवलप हुए उन्होंने उस पॉलिटी को, एडमिनिस्ट्रेशन को, सोसाइटी को, कल्चर को कंटिन्यूड रखा और एक नया सिस्टम प्रोवाइड करने की कोशिश करी? अगर एक नया सिस्टम प्रोवाइड करने की कोशिश करी तो वो कामयाब क्यों नहीं हो सके? यानी वाई एनी इंडियन स्टेट जो है वो मुगल्स का ऑल्टरनेटिव क्यों नहीं बन सके? ब्रिटिशर्स को टक्कर देने के लिए मुगल्स का ऑल्टरनेटिव क्यों नहीं बन सके? या कुछ इस तरह पूछा जाए कि ब्रिटिशर्स जो है वो कॉलोनाइज करने में कामयाब क्यों हो गए? क्या वो प्लान करके आए थे, या वो होता ही चला गया, बाय चांस होता चला गया, राइट? सो आफ्टर द डिस्कशन ऑफ द सिलेबस इन टुडे सेशन, इन द नेक्स्ट सेशन विल डिस्कस द हिस्टोरियोग्राफी, देयर विल गो इनटू दैट डिटेल, राइट? Then from an economic perspective, the period reflected signs of progress, including brisk trade promoted by European companies and the introduction of the cash crops, right? So if we look at the second half of the 18th century, इंडिया में अभी भी जो है वो इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग थी, जबकि जब भी हम बात करते हैं सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, या जब भी हम बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी की बात करते हैं, तो हमारे मन में क्या ख्याल क्या आता है कि इसके बाद तो इंडिया की इकोनॉमी डूब गई बिल्कुल इंडिया की इकोनॉमी। लेकिन ऐसा नहीं है। हम ये पाएंगे कि इंडिया की इकोनॉमी कुछ समय तक जो है वो इंडियंस को सर्व करती रही, राइट? लाइक ये क्वेश्चन में आपको समझ आएगा, क्लैरिफाई द हाउ मिड 18th सेंचुरी इंडिया वाज बिसेट विद द स्पेक्टर ऑफ फ्रेगमेंटेड पॉलिटी, राइट? सो यहां पर आप मेंशन कर सकते हैं कि डिक्लाइन हुआ मुगल्स का और राइज हुआ रीजनल पावर्स का, जिनको धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया, ठीक है? सो दैट्स द फ्रेगमेंटेड पॉलिटी। देन
At the same time, there is another question जो कह रहा है कि the period of 18th century was marked by political anarchy and economic crisis. Do you agree? So political anarchy तो था, लेकिन economic crisis था या नहीं था? या how far do you agree तक पूछा जा सकता, how far do you agree करके पूछा जा सकता है यूपीएससी द्वारा कि कहां तक आप सहमत है इस पॉइंट से कि पॉलिटिकल एनार्की तो थी लेकिन क्या इकोनॉमिक क्राइसिस भी था, राइट, इन द 18th सेंचुरी? तो आपका जवाब होगा नहीं, देयर आर, एक काफी लंबे समय तक इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो भारतीय पक्ष में इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं था। हाँ, ग्रेजुअली वो इकोनॉमिक क्राइसिस भारतीय पक्ष की तरफ घूम गया, राइट। ध्यान ध्यान से सुनिए, इंडिया की इकोनॉमी अभी तक आपके मन में ध्यान में क्या होगा कि औरंगजेब के रेन के दौरान, यानी कि इन द 17th सेंचुरी, सेकेंड हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी, बंगाल जो है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर का सबसे रिचेस्ट प्रोविंस था, यानी इंडिया की इकोनॉमी बहुत जबरदस्त थी, बहुत रोबस्ट थी, ठीक है, राइट। 18th सेंचुरी में जब हम बात करते हैं तो 18th सेंचुरी तक आते आते, स्पेशली द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी तक आते आते आपके मन में ध्यान में क्या है कि यार ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया होगा, इंडिया की इकोनॉमी तो डूब गई। और 19th सेंचुरी तक आते आते तो ये ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट, स्पेशली द सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट आ गया, दैट ब्रिटिशर्स शिफ्टेड दैट, अगर हम 18th सेंचुरी स्टार्ट की बात करें सो ग्लोबल लेवल पर ऑलमोस्ट 24% जीडीपी ऑफ द ग्लोबल लेवल was contributed by India, right? Or by the time Britishers left in 1947, it was only 3%, right? So वो जो 19 points हैं, these 19 points were successfully shifted by Britishers from India to England or Britain or United Kingdom, right? ये जनरल सेंस जो है वो हमारे दिमाग में रहती है, लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि इंडिया की इकोनॉमी रोबस्ट नहीं थी या इंडिया में इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं चल रही थी? डेफिनेटली चल रही थी। और टू कॉन्ट्ररी, मैं एक टर्म यूज करना चाहता हूं, रोबस्ट भी थी 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में भी, लेकिन किसके पक्ष में? ब्रिटिशर्स के पक्ष में। ये जीडीपी पॉइंट्स धीरे धीरे ब्रिटिशर्स अपनी तरफ खींचते जा रहे थे, बट हाँ, एक डाउनवर्ड डिक्लाइन जो है वो मौजूद था, लेकिन up till the second half of the 18th century still there was sufficient, and during the first half of the 19th century also Indian economy was quite robust, but it was gradually shifting towards the benefit of Britishers rather than Indians. ये distinction जो है वो आपको अच्छे से समझना है, यही खेल है इकोनॉमिक चेंज का, right? Now according to alternative historiography, this period should not simply be seen as one of the decline but as an era filled with new possibilities and potential. It is therefore preferably called the pre-modern age. That is why the 18th century, the first half of the 18th century is called the pre-modern age, right? First half और second half को आप pre-modern age कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिक्लाइन, although हमें ये लगता है कि डिक्लाइन हो रहा होगा, लेकिन उतने बड़े लेवल पर डिक्लाइन नहीं था, राइट? ग्लोबल लेवल पर जो चेंजेस हो रहे थे उनका कुछ इंपैक्ट जो है वो भारत पर भी पड़ रहा था। खैर, we'll go into this detail when we will pick up this topic. अभी हो सकता है कि आपको पूरी तरह ये कॉन्सेप्ट हजम ना हुआ हो, don't worry, bear with me, you will get the point. Now what happened in the second half of the 18th century? This phase is primarily defined by conflict between British and French companies for dominance in India, eventually leading to the ascendancy of British company as a political power, right? So what happened during this time, during the second half of the 18th century? Now during the first half of the 18th century, बड़ी इंडियन पावर मुगल्स वर एट डिक्लाइन और उसकी जगह रीजनल पावर्स आ गए, बट नॉट जस्ट रीजनल पावर्स, लेकिन फॉरेन पावर्स भी डेवलप हो गए। सो विद द डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स और एक बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पावर के डिक्लाइन के साथ साथ इंडियन रीजनल पावर्स एज वेल एज फॉरेन पावर्स डेवलप हो गए, और अब इन सब में कॉन्फ्लिक्ट है। देखिए, दिस इज अगेन अनदर थिंग दैट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स मिस। The second half of the 18th century and the first half of the 19th century, यहां पर कॉन्फ्लिक्ट केवल ब्रिटिशर्स का फ्रेंच के साथ नहीं था, यानी यूरोपियन नहीं लड़ रहे थे आपस में और इंडियंस नहीं हार चुके थे, नहीं, यहां पर इंडियन रीजनल पावर्स, मराठास, कार्नेटिक, राइट, दी हैदराबाद निजाम, उसके अलावा टिपू, राइट, दैट और उसके अलावा राजपुताना स्टेट्स,
देन रेमिनेंट्स ऑफ नवाब, लाइक जो लखनऊ वाले नवाब हैं या बंगाल वाले नवाब हैं, राइट। 6 स्टेट पंजाब में जो डेवलप हो रहा है, या हिमाचल के राज्य हैं, नेपाल है, और उसके अलावा भी बहुत सारी छोटी बड़ी स्टेट्स थी, गुजरात में जो स्टेट्स थे, राइट। These all regional powers were also fighting for supremacy to be चक्रवर्तिन, लेकिन चक्रवर्तिन अंत में कौन बना? ब्रिटिशर्स. So in the second half of 18th century, we'll try to understand the conflict between not just French and Britishers, but also conflict among the various Indian regional powers and their conflict with French and Britishers. और यहाँ पर जो चेंज होती हुई लॉयल्टीज हैं, उनके क्या कारण है, उनको हम समझेंगे. बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है. सो हाउ डिड कर्नेटिक वॉर्स रिफ्लेक्ट द कन्वर्जेंस ऑफ ग्लोबल एंड लोकल डायनामिक्स? सो जो 7 years वॉर है 1763 में जो कंक्लूड हुआ, उसका कर्नेटिक वॉर्स के साथ क्या लेना देना है? 1763 में जो ट्रीटी हुई ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में, आफ्टर दैट फ्रेंच जो है वो अपनी टेरिटरीज जो है वो छोड़ देते हैं यूरोप में, सॉरी यूएस में, या यूएस से जो है वो पॉलिटिकली निकलने की कोशिश करते हैं फ्रेंच. ठीक है, फिर धीरे धीरे फ्रेंच जो है वो अपनी टेरिटरी यूएस को बेचते हैं, लाइक लुइजियाना परचेस 1804, राइट. सो मैंने कहा ना, वर्ल्ड हिस्ट्री का मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से कनेक्शन है. सो कर्नेटिक वॉर रिफ्लेक्ट कन्वर्जेंस ग्लोबल एंड लोकल डायनामिक्स. कैसे समझेंगे? हाउ डिड फ्रेंच फेलियर इन दीज वॉर्स अफेक्ट द फ्यूचर इन इंडिया? Then was the Battle of Plassey a strategic military win or a political betrayal? Or how did the Battle of Buxar address British trade investment challenges in India? So we'll try to address each and every question. ठीक है. So यहाँ पर कुछ important battles हुई हैं. उन battles के देखिए, यहाँ पर बच्चे के मन में डाउट आता है, सर इतनी सारी battles, इतना सारा डेटा कैसे हजम होगा ये? ठीक है. I'll try to explain you कि सबके ब्रिटिशर्स के एस्पिरेशंस क्या हैं, फ्रेंच के एस्पिरेशंस क्या हैं, रीजनल पावर्स के एस्पिरेशंस क्या हैं. उनके एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए लेजिटिमेसी कहाँ से मिल रही है उन्हें? लेजिटिमेसी तो लेजिटिमेसी, पैसा कहाँ से मिल रहा है? फंड कौन कर रहा है उन्हें? राइट. फंड कर रहे हैं तो लड़ने के लिए सोसाइटी कैसे आगे आ जा रही है? समझ रहे हैं ना? तो पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस, फिलोसफिकल, ये सभी फंड है. जब आप समझेंगे देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कर्नेटिक वॉर्स में क्या हुआ था. देन आप वो 3 कर्नेटिक वॉर्स को अच्छे से कवर कर पाएंगे. फिर आपको अच्छे से समझ आएंगे एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो नेपलीज वॉर, राइट. देन एंग्लो अफगान हो गया. उसके अलावा एंग्लो फ्रेंच वॉर्स तो हैं ही, कर्नेटिक वॉर्स तो हैं ही. ठीक है. देन बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, इन सब की क्या रेलेवेंस है, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. ठीक है. नाउ इन व्हाट वेज डिड बक्सर कंप्लीट द स्ट्रेटेजिक गेन्स ऑफ प्लासी? राइट. प्लासी का काम बक्सर ने कैसे कंप्लीट किया? यह समझने के लिए आपको पता करना पड़ेगा कि बीच में 1763 में क्या हुआ था. ठीक है. 1763 में एक बड़ा इवेंट हुआ, नॉट जस्ट इन इंडिया बट इन पेरिस ऑल्सो, जिसमें हमें 1764 में फर्दर जो है वो ब्रिटिश विक्ट्री देखने को मिली इंडिया में. क्यों है ऐसा? क्वेश्चन देखिएगा. नाउ हाउ डिड द कर्नेटिक वॉर्स बिटवीन द ब्रिटिश एंड फ्रेंच कंपनीज इंश्योर ब्रिटिश सक्सेस एट बोथ लोकल एंड ग्लोबल लेवल्स? एग्जामिन विद एग्जांपल्स. राइट. सेकंड, द बैटल ऑफ प्लासी अपीयर्ड रादर इनसिग्निफिकेंट इन कंपैरिजन टू द बैटल ऑफ बक्सर. कमेंट. राइट. बैटल ऑफ प्लासी इनसिग्निफिकेंट क्यों है? अब यहां पर हाउ फार करके पूछ लेंगे. हाउ फार डू यू अग्री दैट बैटल ऑफ बक्सर इज इनसिग्निफिकेंट इन कंपैरिजन टू बैटल ऑफ प्लासी? दोनों सेंस में हम इस क्वेश्चन को ले जाएंगे. हम ये समझेंगे कि बैटल ऑफ बक्सर की क्या रेलेवेंस रही, क्या इंपॉर्टेंस रही, बोथ फॉर ब्रिटिशर्स एज वेल एज फॉर इंडियन रूलर्स. एट द सेम टाइम हम फॉर बोथ ऑफ द वॉर्स. फिर हम एट द सेम टाइम हम समझेंगे कि इन दोनों वॉर्स का आपस में क्या रिलेशन है, कौन किससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रिटिशर्स के लिए या इंडियंस के लिए, किसकी रेलेवेंस ज्यादा है, किसकी कम है. इस वे में जब अगर आप पढ़ते हो तो किसी भी तरह की गूगली अगर यूपीएससी फेंकेगा तो यू विल बी एबल टू जज दैट एंड स्कोर बेटर मार्क्स. नाउ दैट इज द फर्स्ट पार्ट विच इज द
history of the 18th century. Then the second part is the evolution of British colonial policy in India. Right? Now Britishers जो है वो ट्रेड मिशंस पर इंडिया आए. अब ट्रेड मिशंस पर इंडिया आए और इवेंचुअली वो पॉलिटिकल पावर कैसे बन गए, इंडिया को कॉलोनी कैसे बना लिया उन्होंने. तो यहां पर सबसे पहले तो ट्रेड मिशंस क्या होते हैं, कॉलोनी का मतलब क्या है, ये सारी चीजें जो है वो धीरे धीरे हम समझेंगे. बट कुछ बेसिक सवाल जो है वो मैं उनके जवाब नहीं, आज सिर्फ बेसिक सवाल मैं आपसे, बेसिक सवाल क्या है ये मैं आपको बता दे रहा हूं. राइट? उनके जवाब हम धीरे धीरे करके खोजेंगे अगले सेशन में. सो ब्रिटिशर्स ट्रेडर्स बनकर आए. ऐसा क्या हुआ कि पॉलिटिकल पावर बन गए, उन्होंने कॉलोनी बना दिया. राइट? नाउ ये कॉलोनी बनाने के लिए जो पॉलिसीज उन्होंने फॉलो करी, देन कॉलोनी बनाने के बाद जो पॉलिसी उन्होंने फॉलो करी, we need to understand these policies. And while we are understanding these policies, सारी डेट्स जुड़ती चली जाएंगी. सारी वॉर्स की डेट्स, सारी ट्रीटीज की डेट्स, सारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज की अपॉइंटमेंट्स की डेट्स, सारी इंपॉर्टेंट किताबें, सारे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, सारे इंपॉर्टेंट एक्शंस, सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस. सो एक साइड हम देखेंगे ब्रिटिश एक्शन, रिजल्ट में देखने को मिलेगा इंडियन रिएक्शन. राइट? तो ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज के चलते इस टॉपिक के अंदर विल ट्राई टू अंडरस्टैंड all those important dates. Right? So as far as the centuries are concerned, so कहां पर overlap करेगा ये? So 18th century first and second part, 19th century first and second, 20th first and second. So British colonial policy will start in the second half of the 18th century. Right? Gradually they will consolidate their position in the first half of the 19th century. Then finally they will colonize India and then formulate a new policy for colonial India. और फिर उसके बदले में इंडियन रिएक्शन जो है वो हमें देखने को मिलेगा, that will eventually rise into a freedom struggle. Right? Now during this period the ruling class will mostly fight Britishers. Right? Now during this period धीरे धीरे करके प्रोटो फॉर्म में आपको नेशनल स्ट्रगल जो है वो होता हुआ नजर आ जाएगा, ट्राइबल अपराइजिंग्स होती हुई नजर आ जाएंगी. राइट? देन ड्यूरिंग दिस पीरियड आपको फुल फ्लेजेड, इवेंचुअली जो है वो फुल फ्लेजेड नेशनल स्ट्रगल देखने को मिलेगा, जिसकी लीडरशिप जो है वो मिडिल क्लास के हाथ में होगी, लेकिन पार्टिसिपेशन ग्रेजुअली, मेजॉरिटी पार्टिसिपेशन जो है वो मासेस का हो जाएगा. सो ब्रिटिश एक्शन, इंडियन रिएक्शन. In the first half of the 18th century, British action will be against the ruling power of India or the ruling elites of India. Right? ऐसा नहीं है कि आम जनता के अगेंस्ट नहीं होगा, लेकिन आम जनता रिएक्शन देने की पावर में नहीं होगी, रिएक्शन देने की क्षमता नहीं होगी ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ. यहां पर रिएक्शन जो है वो इंडियन रूलर्स देंगे. राइट? इधर तक आते आते भी इंडियन रिएक्शन जो है वो इंडियन रूलर्स देंगे, लेकिन फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century एंड पार्ट ऑफ द सेकेंड ऑफ द 19th century अब जो है वो इंडियन पीपल जो है वो रिएक्शन देना शुरू करेंगे. इट विल स्टार्ट विद ट्राइबल्स और साधुस. राइट? देन इंडियन इंटेलिजेंशिया इन्वॉल्व हो जाएगा. ठीक है? देन इंडियन इंटेलिजेंशिया जो है वो पहले नरमी अपनाएगा, फिर धीरे धीरे शक्ति अपनाएगा. राइट? और फिर वो मास मूवमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा. We'll go into that detail. So this part deals with colonialism. Now on the basis of our understanding of colonialism, we can explain the British economic, political, social and cultural policy towards India. Right? Now colonialism क्या है? What is capitalism from the viewpoint of metropolitan state? So is colonialism from the viewpoint of colony. Basically कॉलोनी बनानी है जो कि सर्व करे मेट्रोपॉलिटन को, मदर स्टेट को सर्व करे. इंडिया को कॉलोनाइज करना है, इंडिया के रिसोर्सेस का फायदा जो है वो किसको मिले? बैक होम, ब्रिटेन को. मैंने क्या बताया था? 24% के अराउंड जो है वो इंडिया जीडीपी में, वर्ल्ड ग्लोबल जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता था. दिस वाज सक्सेसफुली
डिक्रीज टू 3%। ये जो 19% शिफ्ट है ये किसको गया? मेट्रोपॉलिटन को। ये किसको गया? मदर स्टेट को, राइट। और यही कैपिटलिज्म था किसके लिए? ब्रिटिशर्स के लिए, यूरोपियंस के लिए दिस वाज कैपिटलिज्म, और हमारे लिए क्या था? ये कॉलोनियलिज्म, राइट। वो अपनी किताबों में इसको कैपिटलिज्म की तरह छापते गए कि देखिए कैपिटलिज्म की तरक्की, हमने जो है वो टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड कर दी इंडियंस को, हमने इंडियंस को सिखाया कि अपनी हिस्ट्री खुद कैसे लिखी जाती है, ओरिएंटल अप्रोच। हमने इंडियंस को सिखाया यूटिलिटेरियन अप्रोच, हमने इंडियंस को लिबरलिज्म दिया, हमने इंडियंस को रेलवेज प्रोवाइड करी, हमने इंडियंस को एजुकेशन दिया। अपनी तरफ से वो कैपिटलिज्म का ये गुणगान गाएंगे। दोनों पक्ष समझने हमें, और हम अपनी तरफ से बताएंगे कि आप ये सब जो है वो ढोंग रच रहे हैं। क्यों? क्योंकि एट द एंड आप जो है वो अपनी मदर स्टेट को सर्व करना चाहते हैं, और आपकी सारी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल पॉलिसीज आर एम्ड टुवर्ड सर्विंग द मेट्रोपॉलिटन और द मदर स्टेट, राइट। So for example, if there was mercantile phase of colonialism in Britain, mercantile phase of colonialism also existed in India. So जो यूरोप में चल रहा था उसका डायरेक्ट इंपैक्ट है इंडिया पर, राइट। सो यस, डोंट वरी, मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ कनेक्ट करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। Now if we have perceived colonialism in its totality, we should recall the definition that colonialism was basically an economic relation, but it is supposed to affect political, social, cultural as well as cultural structure as well. So colonialism is an economic relationship between a colony and its mother state. Colony only exists to fulfill the economic desires or requirements of the metropolitan state. अब वो desired economic benefits निकालने के लिए पॉलिटिकल चेंजेस किए जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए जाए, सोशल चेंजेस किए जाए, कल्चरल चेंजेस किए जाए, दोज लेफ्ट इंपैक्ट्स ऑन कॉलोनीज, और वो इंपैक्ट जो है वो इंडिया पर बने, बरकरार हैं। क्या इंपैक्ट डाले गए, यानी कि क्या चेंजेस किए गए, क्या पहले से मौजूद था, उसे किस तरह चेंज किया गया, नाउ व्हाट इज कंटिन्यूड ऑफ दैट, ठीक है। दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। Now it means any specific policy, political, social and cultural which had been adopted by either the British company or the British crown should be explained in specific context of its colonial interest. colonial interest में पढ़ना हमें अपनी तरफ, हमने ब्रिटिशर्स ने जो हमें पढ़ाई है, कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट की तरफ नहीं जाना, हमें अपने हिसाब से देखना है कि हमने एज अ कॉलोनी क्या एक्सपीरियंस किया। नाउ हिस्टोग्राफी पर जो है वो नेक्स्ट सेशन में जाएंगे, देयर आई विल एक्सप्लेन दिस इन डिटेल्स। Now, while adopting this formula, the study of colonialism, we can conveniently divide colonialism in 3 different stages. So, mercantile stage of colonialism, industrial stage, and then financial stage. So, mercantile stage क्या है? जब पहले वो ऐसे जी हजूर कर रहे थे हमारे राजाओं के सामने, ठीक है, यानी कि जब वो सामान खरीदने आए थे। This phase falls something between 1757 and 1813. So, अब वो धीरे धीरे कॉन्कर तो कर ही रहे हैं, लेकिन ज्यादातर सामान वो भारत का खरीद कर ले जा रहे हैं। दैट इज वाई मैंने आपको क्या कहा कि दैट दिस फेज शुड बी कंसीडर्ड एज प्री मॉडर्न। क्यों? क्योंकि यहां पर इकोनॉमिक आपको रोबस्टनेस नजर आएगी इंडिया में। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स अभी जो है वो अपना पैसा खर्च के जो है वो इंडियन गुड्स को परचेज कर रहे थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने इंडियन स्टेट्स को कैप्चर करना शुरू किया, उनसे पैसा छीना, फिर उस पैसे से उन्होंने इंडियन प्रोडक्ट्स को खरीदा और उन्हें एक्सपोर्ट किया, कुछ अपना पैसा भी लगाया। फिर उन्होंने समझ आया कि नहीं, ये ठीक नहीं है, राइट। हम बुलियंस जो है वो हम गोल्ड इंडियन से ही छीन कर या यूरोप से मंगाकर इंडिया का सामान क्यों खरीद रहे हैं? व्हाई नॉट वी एनसर्कल देम, घेर कर उन्हें हरा दें पॉलिटिकली, और ये सारे रॉ मटेरियल्स उनसे टैक्स के रूप में ही क्यों ना बटोर लें। यहां पर धीरे धीरे जो है वो इंडिया की इकोनॉमी डिक्लाइन करती गई। इंडिया में प्रोडक्शन चलता रहा, इंडिया में कैश क्रॉप्स आए, इंडिया में इंडस्ट्री सेट हुई, बट ऑल टू द बेनिफिट फॉर द मेट्रोपॉलिटन, राइट।
Now, during this phase, companies' policy towards India was guided by the interest of mercantile capitalism, that is, maximize the collection of revenue from Bengal and to invest a substantial part of revenue in trade. बंगाल को जब जीता 57-64 के बाद, वहां से जो बहुत अंधा जो पैसा ब्रिटिशर्स ने कूटा, बहुत आगे बताऊंगा मैं आपको कितनी वेल्थ ब्रिटिशर्स ने बटोरी बंगाल से. बंगाल वॉज एक्सट्रीमली रिच एंड प्रेजेंटली बंगाल इज एक्सट्रीमली पुअर. Right? Bengal of that time, presently it constitutes parts of Assam, Bangladesh, West Bengal, Bihar, Odisha, Jharkhand. Right? Hard to imagine that these regions were once extremely rich. Right? And they were made to be present state तक पहुंचाया गया उन्हें धीरे धीरे. That is state of extreme poverty. क्यों? कैसे? एक और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आ गया मेरे मन में. कैलकाटा कल्चरली इतना, कैलकाटा हम स्टडी करेंगे कोलकाता को. ब्रिटिशर्स ने अपनी कैपिटल बनाई वहाँ पर, फोर्ट विलियम्स एस्टेब्लिश किया. ठीक है, काफ़ी लंबे समय तक ब्रिटिशर्स ने कलकत्ता से रूल भी किया बिफोर शिफ्टिंग कैपिटल टू दिल्ली, राइट, और न्यू दिल्ली. बट स्टिल प्रेजेंट टाइम में क्यों कलकत्ता में, जिसकी इतनी पुरानी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है, क्यों बड़े बिजनेसेस वहां पर अभी भी सेट नहीं है? क्यों बड़े बिजनेसेस जो हैं वो बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, बॉम्बे, राइट, गुड़गांव, इसकी तरफ क्यों शिफ्ट हो रहे हैं या हो गए इवेंचुअली? क्या कारण है? ठीक है, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. इस लेवल तक जाने की हम कोशिश करेंगे. ठीक है. Now, it was going to influence all companies' policies towards India, although British, all companies' policy यानी political, administrative, economical, cultural, सारी policies किससे guided हैं? कि भारत से सामान लूटो, सोना लूटो, भारत के राजाओं को हराओ, उनका सोना छीनो, और फिर भारत के अन्य राज्यों से सामान परचेज करो और मेट्रोपॉलिटन पहुंचाओ. फिर उन्होंने धीरे धीरे समझ आएगा कि ये बहुत महंगा पड़ रहा है, क्यों ना हम सबको ही अपने कब्जे में कर लें. Then they will enter into, मतलब फाइनली दे विल एंटर इनटू कॉन्क्वेस्ट. 1813 के बाद वाली जो पॉलिसी उनकी 1813 से 1858, दे विल कंप्लीट देयर कॉन्क्वेस्ट, राइट. फिर उसके बाद प्रिंसली स्टेट्स मौजूद रही, लेकिन उनको सबऑर्डिनेटेड रखा आपने, उनसे भी भारी जो है वो टैक्स बटोरा ब्रिटिशर्स ने, राइट. सो दैट इज अनदर, एक और कारण है. मैंने आपसे सवाल पूछा ना कि ब्रिटिशर्स ने पॉलिटिकल पावर एक्सीडेंटली एस्टेब्लिश करी या उन्होंने प्लान किया था. अब चाहे प्लान किया हो, चाहे एक्सीडेंटली एस्टेब्लिश हो गई हो, लेकिन सवाल अगर ये पूछा जाए कि क्यों पॉलिटिकल पावर को एस्टेब्लिश किया, तो जवाब ये है कि भारतीय सामान खरीदना महंगा पड़ रहा था, अपना पॉलिटिकल सिस्टम एस्टेब्लिश कर दिया, अपने एडमिनिस्ट्रेशन ले आए, अपनी जुडिशरी, अपनी पुलिस, अपनी एजुकेशन, अपना कल्चर, अपनी फिलॉसफी, राइट, जिससे टैक्स के रूप में रॉ मटेरियल्स उठा लो, छीन लो, लूट लो. केस करने कहां जाओगे? लड़ने कहां जाओगे? या तो खरे मैदान में आ जाओ लड़ने, जो कि 1858 में ट्राई किया गया, बट 1857 में ट्राई किया गया, लेकिन फेल रहा, राइट. या तो कोर्ट्स में जाओगे लड़ने, कोर्ट्स भी उनकी, जजेस भी उनके, लॉज भी, कॉमन लॉ भी अपना वो ले आए, और जो हमारे लॉज थे वो अपने हिसाब से पढ़ा रहे हैं हमें, है ना. बनेगा ना बंगाल में स्कूल एक, ठीक है. Now, although British company fought war and concluded treaties, but the general tendency of the company was to avoid the war and annexation as far as possible, because more war and annexation meant more burden on the exchequer. So 1813 तक इतना वॉरफेयर में इंडल्ज नहीं रहे, ठीक है. लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे करके उन्होंने युद्ध हराए. Now, ये जीनियस है ब्रिटिशर्स का, that how they converted little defeats into their victories. जो उनकी जीत थी, जो उनकी विक्ट्रीज थी, वो तो विक्ट्रीज थी ही, उनको उन्होंने कैसे बड़े लेवल पर प्रोपेगेट किया, ठीक है, प्रमोट किया. बट ऑल्सो दे कन्वर्टेड देयर स्मॉल डिफीट्स इनटू विक्ट्रीज. दैट वाज देयर जीनियस, राइट. Now, it is on that basis we can explain the policy of
ऑल गवर्नर जनरल फ्रॉम वॉरेन हेस्टिंग्स टू अर्ल ऑफ मिंटो, राइट। काफी लंबे समय वॉरेन हेस्टिंग से लेकर मिंटो तक हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, अर्ल ऑफ मिंटो तक एक्सप्लेन कर पाएंगे कि भैया बेसिकली 1850, 1813, 1840s तक भी आप कह सकते हैं कि सिमिलर पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने फॉलो करी। युद्ध करो लेकिन ज्यादा बड़े स्केल पर मत करो, ठीक है। आप देखेंगे छोटे छोटे युद्ध करे, ज्यादा बड़े स्केल्स पर युद्ध नहीं किए, ज्यादा बड़े स्केल्स पर कुछ युद्ध किए ब्रिटिशर्स ने, लेकिन छोटी स्कर्मिशेस, छोटी बैटल्स, और जिनमें वो हारे भी, स्टिल दे ट्राइड एंड दे गॉट सक्सेसफुल एक्चुअली टू कन्वर्ट देम इनटू स्मॉल स्मॉल विक्ट्रीज। और ये स्मॉल स्मॉल विक्ट्रीज के चलते वो धीरे धीरे उन्होंने हमें घेर लिया। एंड दैट इज व्हाट, अब यहां पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाउ इन एडमिनिस्ट्रेशन, ओल्ड मुगल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यूड with certain changes, so that's the process of continuity। जहां फायदा नजर आया ओल्ड सिस्टम को कंटिन्यूड रखा, जहां फायदा नजर आया देन चेंज कर दिया। सो ऐसा नहीं है कि नई शक्ति आई, ब्रिटिशर्स आए, जीता और पूरी तरह चेंज कर दिया, नहीं, उन्हें पता था अपनी लिमिट्स, राइट। सो जो भी पॉलिटिकल चेंजेस हैं वो ग्रेजुअल हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हैं वो ग्रेजुअल हैं, यानी कि जो मेडिवल स्ट्रक्चर्स हैं उनको, मेडिवल इंस्टीट्यूशंस को, उन इंस्टीट्यूशंस को धीरे धीरे रिप्लेस किया उन्होंने। सो 1757 से 1813 तक कई मेडिवल इंस्टीट्यूशंस एडमिनिस्ट्रेशन के, पॉलिटी के कंटिन्यूड रहे। 1813 के बाद उन्होंने धीरे धीरे जो है वो अपने इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश करने शुरू किए। या इसी सेम फंडे को हम दूसरी तरफ से पढ़ेंगे कि यहां पर कंपनी राज मजबूत है, राइट। 1858 में आकर जो है वो क्राउन राज एस्टेब्लिश हो जाएगा, एंड दिस पीरियड इज द डिक्लाइन ऑफ द कंपनी राज एंड राइज ऑफ द क्राउन राज। कंपनी राज के दौरान जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूशंस को धीरे धीरे यूज किया, इंडियन इंस्टीट्यूशंस को थोड़ा मॉडिफाई करके यूज किया जा रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे क्राउन राज की तरफ आप बढ़ेंगे तो इंडियन इंस्टीट्यूशंस को ग्रेजुअली पूरी तरह रिप्लेस कर दिया जाएगा। आईपीसी ले आई जाएगी, सीपीसी आ जाएगा, सीआरपीसी आ जाएगा, ठीक है, 1860s में, आफ्टर 1858। नाउ इन इकोनॉमिक फील्ड, ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है। इन सोशल फील्ड, कंपनीज, गवर्नमेंट मेंटेन्ड ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर। अभी तक उन्होंने हमारी सोसाइटी के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करी, ठीक है, लेकिन उन्होंने किया क्या, उन्होंने हमें बताया कि भैया आपकी ये किताबें हैं पुरानी, हमने इनको ट्रांसलेट किया और आपकी सोसाइटी, आपका कल्चर, आपका रिलीजन ऐसा है। ओरिएंटल स्कूल ऑफ थॉट, ओरिएंटलिज्म, ठीक है। क्यों? क्योंकि बदलते समय तक वो नहीं, बदलते समय के साथ वो नहीं चाहते थे कि हम भी बदल जाएं, यानी कि मॉडर्नाइजेशन नहीं आना चाहिए था। तो उन्होंने कहा जो तुम्हारा पुराना चल रहा है वो ठीक है, बढ़िया है, ठीक है, गोल्डन एज था तुम्हारा भी, राइट। देखो तुम्हारे बड़े बड़े राजा थे, तुम्हारे पास में ये सब चीजें थी, तुम इन सबको पढ़ो, इसमें रहो, तुम मॉडर्नाइज करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत हम आपको मॉडर्नाइज, जहां जरूरी है वहां मॉडर्नाइजेशन देंगे। ऑल दैट ओनली फॉर देयर ओन बेनिफिट। नाउ इन कल्चरल फील्ड, एम्फोसिस ऑन ओरिएंटलिज्म बिकेम मोर कॉमन फीचर। ओरिएंटलिज्म शोन इट्स इंटरेस्ट इन इंडियन पास्ट एंड कल्चर एंड अपोज वेस्टर्नाइजेशन प्रोग्राम, ताकि इंडियन वेस्टर्न जो आइडियाज हैं, राइट, 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में जो वेस्टर्न आइडियाज है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के रिजल्ट में जो नेशनलिज्म के, फ्रेटर्निटी के, राइट, जो लिबरलिज्म के जो आइडियाज हैं, वो धीरे धीरे इंडिया में ना आ जाए, इंडिया के लोगों में ना आ जाए, ठीक है। उसको अवॉइड करने की ब्रिटिशर्स कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो धीरे धीरे आइडियाज इंडिया में आते गए। अगर वो आइडियाज इंडिया में आ गए, अब वो ग्रास रूट लेवल तक ना चले जाएं, तो क्या करो, तो फिर करो डिवाइड एंड रूल, राइट। पहले मॉडर्न आइडियाज भारतीयों के पास जो है वो ना आ जाएं, और उसका बेनिफिट जो है वो भारतीयों को बेसिकली समझ ना आ जाए कि ये तो बेवकूफ बनाया जा रहा है, हमारा कॉलोनाइज कर लिया गया है, हमें हमारे रिसोर्सेज को एक्सपोर्ट कर दिया जा रहा है, ठीक है। ये समझ ना आ जाए भारतीयों को, तो उनको पास्ट की तरफ उलझाए रखा।
लेकिन इतना बड़ा एम्पायर चलाने के लिए भारतीयों को एम्प्लॉय करके रखना भी जरूरी है। तो उनको जब थोड़ा थोड़ा सिखाया और थोड़ा थोड़ा सीखते हुए जब भारतीय ज्यादा सीखने लगे, एक मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया जब डेवलप हो गया 1858 के बाद, या 1858 से पहले भी, बट स्पेशली 1858 के बाद, तो फिर कोशिश क्या करी कि भैया किसी और तरीके से मीठी गोली दो, अब इनको डिवाइड करो। तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो है वो अपनानी शुरू कर दी। हिंदू मुस्लिम जो है वो आपस में बटे रहे, ठीक है। ट्राइबल्स एंड अग्रेरियन सोसाइटीज आपस में बटी रहे, ठीक है। संथाल्स को अलग से लैंड दिया नहीं दिया, ठीक है। खैर वो एक अलग पॉइंट है, हम उसको डिटेल में समझेंगे। लेकिन द जिस्ट इज कि हर लेवल पर डिवाइड करो, रीजनल लेवल पर डिवाइड करो, रिलीजनल लेवल पर डिवाइड करो, इंटेलिजेंसिया लेवल पर डिवाइड करो, एजुकेशनल लेवल पर, हर लेवल पर, जेंडर लेवल पर, हर लेवल पर डिवाइड करो, डिविजन्स क्रिएट करो। क्योंकि अगर यूनाइट हो गए तो उनको समझ आ जाएगा। अगर यूनाइट हो गए और उनको समझ आ गया कि हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, सो बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, जैसा खतरा 1848 में बना था, 1858 में बना था, 57-58। विल डिस्कस दैट। सो क्वेश्चन क्या है? विद द बैटल ऑफ प्लासी मेडिवल एज एंडेड एंड मॉडर्न एज स्टार्टेड, डू यू अग्री? ठीक है। और हाउ फार डू यू अग्री कि मॉडर्न एज शुरू हुआ? प्री मॉडर्न एज हमने क्यों कहा? ठीक है। विल ट्राई टू आंसर, डोंट वरी, दिस इज जस्ट एन ओरिएंटेशन सेशन, ठीक है। डोंट यू वरी, आगे जब हम बढ़ेंगे तो मैं आपको ये सारी चीजें बहुत डिटेल्स में समझाऊंगा। देन इंडस्ट्रियल फेज में क्या होता है? ड्यूरिंग दिस फेज इंडिया वाज सब्जेक्टेड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। भारत ही नहीं, ब्रिटेन में भी बहुत बुरा हाल था इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का। सम सिटीज, मैनचेस्टर, लीड्स, ऐसी जो सिटीज हैं, बर्मिंघम वगैरह, वहां पर इतना ज्यादा पोल्यूशन था कि एवरेज लाइफ स्पैन वाज रिड्यूस्ड टू 17, 20, 30 ईयर्स। राइट, ये माइंडसेट था कैपिटलिस्ट लोगों का कि छोटा बच्चा पढ़कर क्या लेगा, 2-3 साल का बच्चा तो सबसे एफिशिएंट वर्कर है, मशीनों के बीच में डालो इसको, मशीनों के बीच में घुसकर की छोटी छोटी उंगलियां सबसे एफिशिएंटली काम करती हैं। इन छोटे बच्चों को पढ़ाकर क्या होगा? ये इनकी प्राइम तो चली जाएगी, जिस प्राइम में ये काम कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, राइट। तो वही एक्सप्लॉयटेशन, सोचो अपने लोगों के साथ वैसा कर रहे थे, राइट, तो भारतीयों के साथ तो उन्होंने क्या ही जुल्म ढाया होगा। बहुत बहुत ग्रूसम माहौल है, आई एक्सप्लेन यू। बहुत ज़्यादा उन्होंने एक्सप्लॉइट किया है, विच इज़ एविडेंट। कहाँ से दिखता है वो दिखता है फेमिन्स में, भूखमरियों में हमें क्लियर नजर आता है, ठीक है। द डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म मेड द ब्रिटिश टू ब्रिंग मेजर शिफ्ट इन देयर पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया। British industrial policy transformed Indian agriculture and gave a serious jolt to handicraft industry. So 1857 से 1813 तक ब्रिटिशर्स जो है वो भारत का प्रिपेयर्ड गुड जो है वो खरीद कर ले जा रहे थे। लेकिन 1820s तक आते आते जब यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जब पीक पर चल रहा था, तो अब उन्हें भारत से प्रोड्यूस गुड्स की जरूरत नहीं थी, अब उनको रॉ मटेरियल की जरूरत थी। और अगर रॉ मटेरियल भारत से चाहिए तो या तो भारतीयों से खरीदो, या तो उनको, क्या आसान है ब्रिटिशर्स के लिए, या तो भारतीयों से खरीदना या उनको सब्जुगेट करना और उनसे टैक्स के रूप में छीन लेना। ऑब्वियसली उनसे टैक्स के रूप में छीनना जो है वो ब्रिटिशर्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। तो यहां पर हमें परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, ये सभी सिस्टम्स जो है वो डेवलप होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। सो एक बार आप इस तरह कॉन्सेप्ट समझ लेंगे कि ब्रिटिशर्स की नीड क्या है, मर्केंटाइल फेज में नीड क्या थी उनकी, इंडस्ट्रियल फेज में नीड क्या थी उनकी। सो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म्स क्यों लाए गए, या मजिस्ट्रेट की पोजीशन क्यों क्रिएट की, राइट, या परमानेंट सेटलमेंट क्यों आया, या रैयतवाड़ी सिस्टम क्यों आया। ना कि बजाय आप ये पढ़ें कि परमानेंट सेटलमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या फीचर्स हैं, उस फैक्ट्स में आप उलझ जाएं। वो तो पढ़ने हैं ही डेफिनेटली, लेकिन अगर आप पहले उसकी जरूरत समझेंगे क्यों है वो, राइट। सिंपल सी बात है ना, हमें प्रोसेस ऑफ चेंज ट्रैक करना है। हमें यह समझना है कि पॉलिटिकल क्या चेंज आया, इकोनॉमिकल क्या चेंज आया, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या चेंज है, सोशल क्या चेंज है, कल्चरल क्या चेंज है, ठीक है। इंडिया में इन दी 18th सेंचुरी फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, 19th सेंचुरी फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, 20th सेंचुरी फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, राइट। तो अगर हम ये समझ लें कि भैया 19th सेंचुरी फर्स्ट हाफ तक
यानी कि 1757 से 1947 तक, अगर इफेक्टिवली 1858 के बाद तो पूरा इंडिया, 1757 से 1858, देन 1858 से 1947 तक इंडिया अगर इफेक्टिवली कॉलोनी था ब्रिटिशर्स की, तो दैट मीन्स जो इकोनॉमिक फंडे हैं, जो इकोनॉमिक नीड्स हैं मेट्रोपॉलिटन की, यानी कि एक इकोनॉमिक रिलेशनशिप है। आप कहेंगे कि सर आप हिस्टोग्राफी पढ़ाए बगैर ही पहले ही मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी वाले पॉइंट जो है वो आप पहले रखने शुरू कर दिए आपने। डोंट वरी, विल गो इनटू दैट डिटेल। दोज हु हैव रेड समवेयर सच कॉन्सेप्ट्स अचानक से तुरंत से जो है वो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट। और दोस्त जिनके लिए पहली बार था ये, यू विल गेट द पॉइंट, धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा। सो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है ना ब्रिटिशर्स का तो इंडिया में, तो उस इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए उन्होंने जो चेंजेस किए, पॉलिटिकल चेंजेस किए, राइट, इकोनॉमिकल एडमिनिस्ट्रेटिव, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो इकोनॉमिक चेंज क्या किया, इंडिया से गुड्स खरीदने के बजाय एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज एस्टेब्लिश किया। पहले पॉलिटिकल सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश करी, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज एस्टेब्लिश किया, राइट, फिर इकोनॉमिक रिलेशनशिप चेंज हो गया, यानी कि अब खरीद नहीं रहे हैं, अब टैक्स के रूप में बटोर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप मोटिव समझ लेंगे ब्रिटिशर्स का, तो आपको फिर परमानेंट सेटलमेंट, रेतवाड़ी क्या है, मालवाड़ी क्या है, ये तो फिर बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए समझना, है ना। Now, in order to develop India as a potential market for British goods, modern ways of transportation, communication lines had to be developed. Now, केवल रॉ मटेरियल ही नहीं चाहिए ब्रिटिश फैक्ट्रीज में, ब्रिटिश मिल्स में फीड करने के लिए। वो जो रॉ मटेरियल प्रिपेयर हुए वो आकर इंडिया में बेचना भी है, उसके लिए मार्केट भी तो चाहिए। इंडिया से कॉटन टैक्स के रूप में छीना, कॉटन पहुंचाया यूरोप, यूरोप में उस कॉटन से टेक्सटाइल बनाया, टेक्सटाइल से फिर बनाए कुर्ते धोती, कुर्ते पजामे, और वो कुर्ते पजामे धोती गमछे आकर इंडिया में बेचे जा रहे हैं। और इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट है, जो हाथ से बना रहे हैं, जो इंडिया की कॉटेज इंडस्ट्री है, वो पूरी की पूरी जो है वो धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन की तरफ चली गई। क्यों? क्योंकि अब हाथ की खादी और मशीनी सामान में जमीन आसमान का फर्क आ गया, रेट्स में भी एज वेल एज क्वालिटी में भी, राइट। खैर बहुत सारी चीजें, क्योंकि एट द सेम टाइम शहरों का डेवलपमेंट भी हुआ, तो गांव से शहरों की तरफ लोग जा रहे हैं, तो शहरों में शहरी बाबू दिखने के लिए शर्ट पैंट पहनना जरूरी है, तो शर्ट पैंट कौन बेच रहा है? ब्रिटिश मिलें लाकर बेच रही है इंडिया में, ठीक है, पीटर इंग्लैंड बेच रहा है। Now more and more Indian states needed to be brought under the direct control so that British products might have vigorously been promoted here. Not just promote करने के लिए, बेचने के लिए नहीं, केवल रॉ मटेरियल टैक्स के रूप में छीनने के लिए भी। Now administrative structure including the land revenue, judicial system, legal system, all had to be completely been overhauled so that it suited the need of the British industrial capitalism. यहाँ पर हमें पुलिस सिस्टम नया डेवलप होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमें नया जुडिशरी आता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर कॉमन लॉ इंट्रोड्यूस कर देंगे ब्रिटिशर्स, या कॉमन लॉ पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, अब धीरे धीरे उसको फैलाएंगे, ठीक है, और बोलेंगे कि भैया हमने आपको बेटर जो है वो प्रोवाइड किया है। अपनी तरफ से क्या प्रोपेगेंडा चलाएंगे कि देखिए कैपिटलिज्म ने इंडिया को जुडिशरी प्रोवाइड करी, डेमोक्रेसी तो नहीं लेकिन नया जुडिशियल सिस्टम, रेलवेज प्रोवाइड करा, टेलीग्राफ प्रोवाइड किया, ग्रेजुअली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी, हमने नए शहर बनाए, हमने नई इंडस्ट्रीज बनाई, हमने एजुकेशन दिया आप लोगों को, आपके लोगों को हमने कपड़ा पहनना सिखाया, आपके लोगों को हमने बोलना पढ़ाया, आपके बोलना सिखाया, आपके लोगों को हमने आपकी खुद की हिस्ट्री, रिलीजन, कल्चर को पढ़ना समझना सिखाया। इतनी बढ़ाई करते हुए नजर आएंगे आपको वो ब्रिटिशर्स, और हम उनके सभी क्लेम्स को अपोज करते हुए चलेंगे। हम समझेंगे कि कहां कहां वो गलत है, कहीं वो सही भी होंगे, ठीक है। नाउ देयरफॉर रिफॉर्म्स लेकर आएंगे वो, which had been carried out under British officers Bentinck to Dalhousie, basically guided by the interest of industrial capitalism. भारत के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने, ठीक है, भारतीय जनता के लिए इतने ज्यादा वो इच्छुक नहीं थे। हो सकता है कुछ एक इधर उधर एक आधा ऑफिसर जो है वो सिंपैथेटिक या एम्फेथेटिक रहा हो भारतीयों के लिए, बट लार्जली इट वाज फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द मेट्रोपॉलिटन, राइट। सो कहने का मतलब ऑल द चेंजेस
that Britishers brought or everything that they continued, it was all meant for the benefit of the metropolitan. अब उस benefit of the metropolitan में देखिए, अब ये कहने का मतलब आपके दिमाग में तुरंत एक डाइकोटोमी बन गई होगी कि अगर everything was changed or the things that are continued were for the benefit of the metropolitan, that means they were for the harm of Indian, और इंडिया के लिए वो हार्मफुल था सब कुछ नहीं. जो बेनिफिशियल था मेट्रोपॉलिटन के लिए वो उसमें से कुछ हार्मफुल था इंडियंस के लिए और कुछ बेनिफिशियल भी था. यानी उन्होंने जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड किया हमें, उन्होंने जो टेक्नोलॉजीज डेवलप करी, राइट, या जो इंडस्ट्री सेट करके दी, या एजुकेशन में जो चेंजेस लेकर आए, या कुछ सोशल रिफॉर्म्स जो किए, उनका बेनिफिट, या जो पॉलिटिकली बेसिकली यूनाइट किया साउथ एशिया को, उनका बेनिफिट जो है वो हमने उठाया. वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी रहा कुछ हद तक, लेकिन लार्जली इट वाज डिजास्ट्रस फॉर अस. इट वाज फॉर आवर डिसएडवांटेज. Now, industrial capitalism left its imprint on social cultural spheres as well. It created very congenial atmosphere for social reforms. Macaulay's education system as well as ascendancy of liberal and utilitarian ideas all were deeply linked to the phenomena of industrial capitalism. So cultural changes, social changes, economical changes, administrative changes all happened. We'll go into these detail, एक एक करके इन सबको समझेंगे डिटेल में. क्वेश्चन देखिए, इन मैनी वेज लॉर्ड डलहौजी वाज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न इंडिया. एलोबरेट. अब जिन बच्चों को अच्छे से कॉन्सेप्ट डीपली नहीं पता होगा वो क्या लिख देंगे, भाई लॉर्ड डलहौजी ने जो जो किया इंडिया में बढ़िया बढ़िया जो लगता है वो सब छाप दिया, और बोलेंगे जी हो गया आंसर हमारा. तो नंबर क्यों नहीं आए? नंबर इसलिए नहीं आए क्योंकि आपने एक पॉइंट इंक्लूड नहीं किया कि वो कर तो रहे थे, इंडिया में डेवलपमेंट लाने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन टू व्हाट एक्सटेंट, या कितना बेनिफिशियल था वो एक्चुअली इंडियंस के लिए, राइट? जो इस सवाल से थोड़ा सा क्लियर हो जाता है. एग्जामिन हाउ द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल आर्टिसनल इंडस्ट्री इन कॉलोनियल इंडिया क्रिपल्ड द रूरल इकोनॉमी. इंडस्ट्रीज जो सेट करी उन्होंने, उससे ट्रेडिशनल आर्टिसनल इंडस्ट्री खत्म हुई, रूरल इकोनॉमी खत्म हुई, लोगों को भागकर शहरों में आना पड़ा. एक पॉजिटिव फीडबैक शुरू हो गया. लोग, गांव की इंडस्ट्रीज खत्म, लोग शहरों की तरफ दौड़े, शहर नए एस्टेब्लिश हुए, नई इंडस्ट्रीज, नए तरह का शहरी बिजनेस, और जिससे गांव के बिजनेस ठप होते गए और शहरों की तरफ जाते गए. ज्यादा जो है वो खेती की तरफ लोगों को रुख अपनाना पड़ा, या तो अपनी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री छोड़कर लोगों को खेतों की तरफ जाना पड़ा, और खेतों पर भारी टैक्स, कैश क्रॉप्स उगानी पड़ रही ब्रिटिश के बेनिफिट के लिए, और वो भारी टैक्स जो है वो जा रहा है ब्रिटिशर्स को, ऑल टू द बेनिफिट ऑफ ब्रिटिशर्स. Then financial phase of colonialism after 1858. Now during this phase following factors worked as catalysts. क्या क्या? First factor was the growing influence of British financial capitalism. India had to develop as a destination for British capital investment. The second factor was the impact of the Great Revolt of 1857. The British policy towards India had to be restructured in a manner that the situation of Great Revolt had to be averted in future. In political field, the policy of annexation had to be discarded, and in its place there was more emphasis over the policy of indirect control over princely states of India. British crown emerged to be the paramount power while Indian states were turned to be feudatories. 1858 का जो क्वीन विक्टोरिया ने जो अपना लेटर लिखा है, जो अपना भाषण जो दिया क्वीन विक्टोरिया ने, जो डिसीजन अपना प्रोवाइड किया, जो चार्टर क्वीन विक्टोरिया ने दिया 1858 में, ठीक है, उसके तहत इंडिया जो है वो ब्रिटिश क्राउन का क्या है? ब्रिटिश क्राउन की टेरिटरी है, जिसमें ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं और प्रिंसली स्टेट्स हैं. ब्रिटिश प्रोविंसेस पर जो है वो डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन का राज है, क्राउन के एजेंट्स द्वारा, और ब्रिटिश प्रोविंसेस पर जो है वो अल्टीमेट अथॉरिटी क्राउन के एजेंट की है, जिसको वाइसरॉय कहा गया. और ब्रिटिश प्रोविंसेस पर राज कर रहा है गवर्नर जनरल. दोनों ही एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति को दोनों चार्ज दिए गए, ठीक है. 1858 के बाद अब 1757 से 1858 तक जो इतना धन लूटा है भारत से, उसके बेसिस पर जो इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है वो सेटअप करी ब्रिटेन में, वो जो इतना पैसा कमाया है, अगर वो पैसा बैंक में पड़ा रहेगा जो सड़ जाएगा, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी. यानी कि उस पैसे को इकोनॉमी में फिर से डालना पड़ेगा, रीइन्वेस्ट करना पड़ेगा. तो कहाँ किया जाए?
यूरोप में करने जाते हैं तो जर्मनी इंडस्ट्रियलाइज कर रहा है अपने आप को, फ्रांस इंडस्ट्रियलाइज कर रहा है अपने आप को, राइट। मेनलैंड यूरोप में जर्मनी, फ्रांस, इटली, रशिया अपने आप को अगर धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेनलैंड यूरोप में भीड़ है। एट द सेम टाइम मनरो डॉक्ट्रिन के बाद नॉर्दर्न और सदर्न अमेरिका पर कब्जा जो है वो यूएस का है, राइट। फार ईस्ट में अगर आप चले जाएं तो मेजी रिस्टोरेशन के बाद जापान अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज करने लगा, और चाइना के ओपियम वॉर्स के साथ जो है वो पूरी तरह एक कंक्लूजन जो है वो ब्रिटेन को नहीं मिला, तो बच जाता है क्राउन जूल। इंडिया में ही जो है वो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इंडिया में अगर अब ब्रिटिशर्स अपना पैसा डालने जा रहे थे तो उनको चाहिए थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उनको चाहिए थी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, राइट। तो पहले तो रेवोल्यूशन हुआ, रेवोल्यूशन को भी क्रिटिकली डिस्कस करेंगे। रेवोल्यूशन हुआ कि करवाया गया, कि एक बार जितने भी जिन सब के बैर हैं उन सबको लड़वा दो, एक बार शांत कर दो, उसके बाद स्ट्रांगली जो है वो सब पर हम कब्जा कर लेंगे। क्योंकि 1858 के बाद फिर राजा लोग नहीं आए सामने, फिर राज प्रिंसली स्टेट्स के साथ जो है वो एक अच्छे रिलेशनशिप्स एस्टेब्लिश करने की कोशिश करी ब्रिटिशर्स ने। अपनी पार्टियों में बुला रहे हैं उन्हें, हायर ऑफिस पर जो है वो बिठा रहे हैं, उनको नाइटहुड प्रोवाइड कर दे रहे हैं, और राजा लोग जो है वो फुल राजी, ठीक है, राजा लोग फुल खुश। तो ये पॉलिसी ऐसी, ये शिफ्ट अचानक से, ये शिफ्ट जो है वो क्यों हुआ, इसके पीछे का इकोनॉमिक कारण क्या है? क्या नेचर जो है वो चेंज हो गया रिलेशनशिप का, इकोनॉमिक रिलेशनशिप का between the metropolitan and the colony, right? We'll try to understand this under this chapter. So in administrative field, British introduce reforms in civil services, army structure, police system. So IPC आ जाता है, इसके बाद CRPC आ जाएगा, CPC आ जाएगा, right? आर्मी स्ट्रक्चर में रिफॉर्म्स आएंगे। उसके अलावा काउंसिल सिस्टम जो है वो डेवलप होना शुरू होगा, ठीक है। The reforms were having dual objective. Firstly, to strengthen the British grip over India. Secondly, to assuage the nationalist sentiment so that condition of the Great Revolt. So, 1857 में इंटेलिजेंशिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इंटेलिजेंशिया स्ट्रांग होता जाएगा, मासेस को जोड़ता चला जाएगा, तो इंटेलिजेंशिया को खुश करने के लिए पोजीशंस पर, यानी कि इंडियन सिविल सर्विस में, इंडियन पुलिस सर्विस में, जुडिशरी में, काउंसिल तक भी, बड़ी काउंसिल्स तक भी इंडियंस को अपॉइंटमेंट्स जो है वो देना शुरू किए गए, ताकि इंडियंस कई लेवल्स पर खुश रहें, ठीक है, और रिवोल्ट वाली कंडीशन को अवर्ट किया जा सके ना। ये जो अपीजमेंट की पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने अपनानी शुरू करी इंडियंस के प्रति, एक साइड अपीजमेंट बट एट द सेम टाइम डिवाइड एंड रूल भी। अपीज किसे कर रहे हैं? अपर क्लास हिंदूज को अपीज कर रहे हैं, वो भी मेल्स को, राइट, मेजॉरिटी। सो इससे क्या रिजल्ट में देखने को मिल रहा है? जो मुस्लिम्स हैं उनको दूर रखा जा रहा है, उनको पढ़ाया नहीं जा रहा, उनको मेन स्ट्रीम में नहीं जोड़ा जा रहा, उनको राइट पार्टियों में नहीं बुलाया जा रहा, उन्हें मेजॉरिटी ऑफ देम। दूरी बढ़ रही है ब्रिटिश और मुस्लिम्स के बीच, नजदीकी आ रही है अपर क्लास हिंदूज और मुस्लिम ब्रिटिशर्स के बीच, जिससे हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच भी दूरी बढ़ती जा रही है। विल अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल्स क्या हुआ। Now in economic field, the regular transfer of home charges from India to Britain emerged to be, so this is the period of basically drain of wealth, right? जितना भी होम चार्जेस हैं, युद्ध के लिए जो चार्ज लग रहा है, पेंशन देने के लिए, सैलरी देने के लिए ब्रिटिश ऑफिसर्स की, सब इंडिया पर, सब इंडिया के एक्सचेकर पर, यानी कि भारत का पैसा भारत के काम नहीं आ रहा, अलग अलग नए नए बहाने ढूंढ रहे हैं भारत का पैसा ले जाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, एक्सप्लेन हाउ द प्राइसिंग ऑफ 1857 वाज मेजर लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ऑफ कोर्स, नाउ आफ्टर रिवॉल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश गवर्नमेंट took over the administration of India from East India Company. Explain the main changes introduced by British government in the Indian administration after revolt of 1857. Right, we'll try to answer these. ये तो कुछ मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, हिंट भर है ये, ठीक है। विल डाइव इनटू मेजॉरिटी, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, hundreds of questions we need to solve. Now comes the national movement. इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नेशनल मूवमेंट को, ठीक है।
So this part is enormously extensive in size. Now it covers the whole story of national movement. So it is 19th century से शुरू हो जाएगा, 19th century के second half में strong होगा, then 20th century के first half में. So these 100 years, around 100 years, हमें nationalism या freedom struggle जो है वो देखने को मिलेगा. First nationalism develop होगा and then nationalism eventually will develop into freedom struggle, right? But the study of the nationalism should not be confined only to Indian National Congress and its politics rather than having a larger canvas. Nationalism या freedom struggle is not Indian National Congress. Indian National Congress is part of freedom struggle. There were a lot of institutions, organizations active for the freedom struggle, right? What Indian National Congress tried to do is to provide a national level platforms to all those different type of organizations, right? Indian National Congress represented a very dominant part of national movement, but Indian National Congress was not synonymous with Indian national movement. Why? Because time and again हम देखेंगे Indian National Congress पर इल्जाम लगेगा that this is a organization of upper caste Hindus. इनफैक्ट गांधी जी पर भी जो है वो काफी लंबे समय तक ये नॉट काफी लंबे समय तक शुरुआती टाइम पर गांधी जी पर भी ये इल्जाम लगेगा कि भैया गांधी जी इज ऑल्सो फेवरिंग दी अपर कास्ट एंड अपर क्लास हिंदूज. फिर गांधी जी को इवेंचुअली समझ आएगा कि नहीं नहीं नहीं, मासेस को जोड़ना, डाउन ट्रोडन्स को जोड़ना बहुत जरूरी है. इनफैक्ट नेशनल मूवमेंट, अब आप कहेंगे कि सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि धीरे बाद में गांधी जी को समझ आ जाएगा, क्योंकि मास मूवमेंट जो है वो एक बार उसका एक्सपेरिमेंट जो है साउथ अफ्रीका में गांधी जी करके आ चुके थे, है ना? सही बात है ना? कोई बात नहीं, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट. In fact, national movement consisted proto-nationalist and nationalist movements both, right? Then even among nationalist movements, some movements always remained outside the leadership of the Congress. Now there is no need to go into ना और डिटेल्स में ना जाए तो ठीक है ना? क्योंकि आगे जब हम बढ़ेंगे तो विल गो इनटू दिस फर्दर डिटेल्स. ब्रिटिश पॉलिसी वाला जो फंडा है ना, वो मैं चाहता था कि थोड़ा सा आप डिटेल में जाकर समझ लो. यहाँ मैं आपको की पॉइंट्स बता देता हूँ क्या क्या है. प्रोटो नेशनलिस्ट का मतलब क्या है, ठीक है, राइट? प्रोटो पहले क्या है, इन व्हाट वेज इंडियन नेशनलिज्म वाज डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न इंपीरियलिज्म, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. देन प्रोटो नेशनलिस्ट क्या है? सो ट्राइबल एंड द पेजेंट मूवमेंट्स, राइट? मैंने आपको क्या बोला, पहले राजा लोगों ने 18th सेंचुरी फर्स्ट हाफ में राजा लोगों ने लड़ने की कोशिश करी, सेकेंड हाफ में भी राजा लोग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर पेजेंट्स और ट्राइबल्स भी उतर गए, ठीक है? फिर 19th सेंचुरी के हाफ तक आते आते राजा लोग फिर भी लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट देन उसके बाद फिर राजा लोगों ने लड़ने की कोशिश नहीं करी, लेकिन देन पेजेंट्स एंड ट्राइबल्स कंटिन्यूड देयर फाइट, बट दिस फाइट वाज देन आल्सो जॉइंड बाय द मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया, राइट? एंड देन इवेंचुअली द लोअर क्लासेस वर आल्सो एडेड टू दिस स्ट्रगल. ये पूरा चेंज अगर हम क्लास वाइज देखें ना, अगर हम सोसाइटी को क्लास में डिवाइड कर दें, ठीक है, अगर हम क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि क्लास लेवल पर जो है वो क्या डीलिंग्स रही, राइट? कब इंडियन अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, पेजेंट्स, ट्राइबल्स, राइट, कब और कहां एक्टिव रहे ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में या ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, right? Then rise of modern nationalism and socio-religious reform movement, so Indian Renaissance will understand. Then foundation of Indian National Congress and moderate to extremist पहला phase रहेगा, right? Then second phase रहेगा the 1907 से 1916 तक, right? जहां पर rise of revolutionary nationalism हमें देखने को मिलेगा, extremist politics देखने को मिलेगी. Then the period of World War I and its aftermath, right? Then Indian national movement between the two world wars, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा. यहाँ पर हमें नॉन कोऑपरेशन, खिलाफत, स्वराज और पूर्ण स्वराज से लेकर देन पूर्ण स्वराज, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट, राइट?
धीरे धीरे अलग अलग फैक्शंस जो है वो जुड़ते हुए नजर आएंगे, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट जो है वो नजदीक आ जाएंगे, मतलब एक साइड सोशलिस्ट एक साइड कम्युनिस्ट जो है वो नजदीक आ जाएंगे, राइट। एवरी सेक्शन जो है वो दे विल ट्राई टू कम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स. This is what we will observe in this period, during this period. I don't want to go into this detail because हमें बहुत डिटेल में जाना है, बहुत एक्सटेंसिव ही अपने आप में ही है. अगर मैं इंट्रोडक्टरी सेशन में ही बहुत ज़्यादा डिटेल्स में चला गया, although I will share this file with you जहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है. ये पॉइंट्स जो है छोटे छोटे ये पढ़ सकते हैं, लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे we'll go into the greater details, right? So कोई आपको इशू नहीं होगा उसमें. देन एडवेंट ऑफ गांधी जी एंड गांधीयन पॉलिटिक्स, एरा ऑफ गांधीयन पॉलिटिक्स. तो यहां पर मास मूवमेंट की तरफ हम बढ़ेंगे, ठीक है. हाउ डिड गांधीयन आइडियोलॉजी एंड टेक्टिक्स रिजल्ट इनटू मास मोबिलाइजेशन वाइल मेकिंग स्टडी ऑफ गांधी. फॉलोइंग एस्पेक्ट जो हमें ध्यान में रखना है. क्या स्पेसिफिक गांधीयन व्यू ओवर द नेचर ऑफ गवर्नमेंट, economic development, village development program, industrialization, economic redistribution, consumption that affected our constitution and has legacy over independent India. यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछेंगे, अगर गांधी नहीं होते तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल या इंडियन इंडिपेंडेंस कैसी होती, राइट. Gandhian ideology in context of his relations with Ambedkar, Nehru, Subhash. So Gandhian ideology in contrast with, पहले तो जो ब्रिटिशर्स के साथ क्या कंट्रास्ट है या क्या रिलेशनशिप है, राइट. देन जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी डिवाइड एंड रूल, तो मुस्लिम लीग या मुस्लिम जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी उनके साथ, राइट. जो एक्सट्रीमिस्ट सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट जो एक्सट्रीमिस्ट बने उनके साथ, या अदर सोशलिस्ट लीडर्स जैसे सुभाष एंड नेहरू, या अदर डाउन ट्रोडन्स के लीडर्स सच एज अंबेडकर, राइट. इन सब के साथ एंड मोर गांधी जी के क्या रिलेशनशिप रहे, राइट. Now, how was the social basis of Congress widened under the Gandhi? Which classes did join national movement under him? So class conflict मैंने आपको बताया ना, eventually classes पहले बहुत दूर दूर होंगी, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास में बहुत गैप होगा. किस मायने में कि भैया आर इंटरेस्ट आर अलाइंड, हम सब का बेवकूफ बनाया जा रहा है ब्रिटिशर्स द्वारा. ये धीरे धीरे इंटरेस्ट जो है वो आपको पास आते हुए नजर आएंगे, राइट. क्वेश्चंस क्या है, जैसे हाउ डिफरेंट वुड हैव बीन द अचीवमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस विदाउट महात्मा गांधी. नाउ डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन इन द फ्रीडम स्ट्रगल स्पेशली ड्यूरिंग गांधीयन फेज. नाउ ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम, right from the very first 18th century India, the role of women जो है वो हमें ध्यान में रखना है, right. Now throw light on the significance of the thoughts of Mahatma Gandhi in present times. Such questions. So, rise of socialism and leftism. So कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म का राइज 1920s की पॉलिटिक्स खास तौर पे, देन 1930s की पॉलिटिक्स में, राइट. Questions such as highlight the importance of the new objectives that got added in the vision of Indian independence in the 20th since the 20th of the last century. Since last century आप कह सकते हैं. अच्छा, since 20th of the last century, yes. यूपीएससी में पूछा है ये. Now mention the factors that transformed functions of बेसिकली यहां पर 20s की बात चल रही है, यानी 1920s, राइट. मेंशन द फैक्टर्स दैट ट्रांसफॉर्म फंक्शंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1920s. दैट मींस सोशलिज्म और कम्युनिज्म का क्या रोल रहा, सोशलिस्ट आइडियाज कैसे इंक्लूड हुए. पोस्ट इंडिपेंडेंस जो सोशलिस्ट जो SSDR हमने जो एस्टेब्लिश किया है, एक सोशलिस्ट सेक्युलर जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हमने डेवलप किया है, एस्टेब्लिश किया है, राइट. सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक SSDR, उसकी रूट्स कहीं ना कहीं ये 1920s और 1930s में. उसके लिए हमें समझना पड़ेगा बोल्शेविक्स 1917 में यूरोप में क्या चल रहा था. उसके लिए समझना पड़ेगा 1850s में जो है वो 1850s 1848 एंड देन 1850s में जो कम्युनिज्म और सोशलिज्म की आइडियोलॉजी जो डेवलप हुई. सो आई विल गिव यू द ब्रीफ अबाउट दैट. वो आइडिया कहां से डेवलप हुए एंड देन कैसे वो धीरे धीरे परकुलेट हो गए इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, राइट.
सो आई होप यू गेट द पॉइंट। आपको जस्ट समझ आ गया ना कि कनेक्ट करना है, लूज एंड्स नहीं छोड़ने हैं। कॉन्सेप्ट्स को एक बार आप बहुत डीपली समझ जाओगे ना, ठीक है, और जो मेरी कोशिश रहेगी कि आपको बहुत डीपली कॉन्सेप्ट समझाए जाएं। एक बार कॉन्सेप्ट जब आप डीपली समझ जाओगे तो फिर उसके बाद आप मार नहीं खाते, फिर नहीं, आप फैक्चुअल कोई दिक्कत नहीं आएगी, और क्वेश्चंस को आंसर करने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रोवाइडेड दैट आई विल हेल्प यू in practicing your answer writing, right? So lower class movement, widening social basis of the national movement, right? Further widening. So पहले it will start with proto, right? So ruling class होगा केवल, right? ruling class लड़ता रहेगा, ruling class फिर 1858 के बाद लड़ना ही बंद कर देगा, ठीक है। फिर ट्राइबल्स और पेजेंट्स लड़ना शुरू करेंगे, काफी टाइम तक वो लड़ेंगे, राइट। फिर उनके पैरेलल में धीरे धीरे जो है वो डेवलप होगा एक मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया, जो पहले जो है वो कोशिश करेगा कि लीगल तरीके से मामले को निपटाने की कोशिश की जाए, फिर उनका भ्रम वो टूट जाएगा, फिर वो जोड़ने की कोशिश करेगा मासेस को, राइट। वो पहले लेबर्स को जोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है, वो पेजेंट्स को जोड़ने की कोशिश करेंगे, जिसमें गांधी जी आ जाएंगे फिर, राइट। फिर हर तरह की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, इनफैक्ट कैपिटलिस्ट ऑल्सो, इंडियन कैपिटलिस्ट ऑल्सो, राइट, हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स, ट्राइबल्स, राइट, डाउन ट्रॉडन, दलित्स, वुमेन, सभी लोग जो हैं वो मिलकर फिर ब्रिटिशर्स का सामना करेंगे, ठीक है। हम देखेंगे कितने हद तक वो सक्सेसफुल रहे मिलकर सामना करने में, कितने, क्योंकि देखिए ये सारे पॉलिटिकल फिगर्स हैं, जिस तरह आज पॉलिटिक्स चल रही है, अब खींचतान की उसी तरह की पॉलिटिक्स उस समय भी चलती होगी, खींचतान वाली, हॉर्स ट्रेडिंग वहां भी होता होगा। सो हमें वो इंट्रिकेसीज भी समझ रही है कि कौन किसकी कब कहां किधर टांग खींच रहा है, कौन कहां अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा कर रहा है, ठीक है। देन फाइनली विल हेड टू फ्रीडम एंड पार्टीशन, राइट। सो क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, वेवल प्लान, कैबिनेट, आपने देखा होगा अभी तक मैंने बीच की बहुत सारी फैक्ट्स जो है वो मेंशन नहीं किए, राइट। विल गो इनटू, मैंने आपको क्या कहा, एक बार आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी ना, जब उसके बाद उसके साथ जब मैं आपको फैक्चुअल चीजें कराऊंगा तो देन यू विल बी एबल टू रिमेंबर एवरीथिंग। फिर चाहे आप यूपीएससी का सीएससी लिखने जाएं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन लिखें, ठीक है, या फिर आप यूजीसी नेट दें, राइट, या आप फिर मास्टर्स के लिए फॉर्म भरें, या आप जो भी जिस भी लेवल का एग्जाम जो है वो देना चाहते हैं दीजिए, स्टेट लेवल का, सेंट्रल लेवल का, यू विल बी एबल टू आंसर मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस विद रिलेटिव ईज। बहुत आसानी से आप मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, प्रोवाइडेड जो मैं आपको मेहनत करवाऊंगा आपसे वो आप मेहनत बराबर करते जाएं, राइट। देन फाइनली द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, ठीक है, इसमें क्या है, पार्टीशन, हॉलोकॉस्ट, ट्रॉमा उसका, फिर प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन, फिर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाना, फिर लैंग्वेज के बेसिस पर जो है वो स्टेट्स को बनाना, राइट, फिर स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन, फिर इंडिया की इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी को डेवलप करना। We'll go into details of all of these in the upcoming sessions. So that is just about the strategy, that what strategy we need to follow. So आपको समझ आया ना strategy basically क्या है, चार हिस्से में बांटना है, 18th century, right, then British colonialism, उसके against nationalism, and then finally post independence मिल जाएगी, and then post independence, right। ये जो है 18th century, 19th century and 20th century के हिसाब से पढ़ना है हमें, right। post independence is second half of 20th century, right। all these will be, आप समझ ही गए हैं कि कैसे जो है वो जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, देखिए कॉन्सेप्ट समझने हैं, प्रोसेस ऑफ चेंज एंड प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूटी। कॉन्सेप्ट क्या क्या है हमारे पास, एक तो ये है, दूसरा न्यू ऑर्डर वर्सेस ओल्ड ऑर्डर, नया ऑर्डर आएगा तभी तो पुराना ऑर्डर जाएगा, तभी तो नया ऑर्डर आएगा, ठीक है। उसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ पैरेलल में चलाओ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को, अनदर कॉन्सेप्ट, अनदर फंडा जो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। व्हाट एल्स, और क्या, यस, इस तरह बांट कर पढ़ना है 18 सेंचुरी का,
ठीक है, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, इंडियन रिएक्शन एंड देन पोस्ट इंडिपेंडेंस। इसी सेम चीज को सेंचुरीज के हिसाब से पढ़ना है, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी में क्या हुआ। ठीक है, एक होलिस्टिक तरीके से पढ़ना है, यानी कि केवल पॉलिटी नहीं पढ़नी, एडमिनिस्ट्रेशन में, इकोनॉमी में, सोसाइटी में, कल्चर में, रिलीजन में, फिलॉसफी में क्या बदलाव आए, दैट इज द प्रोसेस ऑफ चेंज एंड प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूटीज। राइट, हमें ये समझना है कि इंडिया वाज द कॉलोनी फॉर द इकोनॉमिक इंटरेस्ट फॉर द मेट्रोपॉलिटन, और ये सारे चेंजेस जो हैं वो उस इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए लाए गए। तो उन चेंज, तो पहली बात तो वो चेंजेस क्या हैं, और दूसरा उन चेंजेस का इम्पैक्ट क्या है, और वो क्या क्या जो है वो चीजें कंटिन्यूड है आज तक। ठीक है, दैट्स द प्रोसेस ऑफ चेंज एंड कंटिन्यूटी। सो आई होप आज बेसिक जो फंडे हैं, कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझाने में कामयाब रहा। दिस वाज जस्ट एक बिल्कुल ग्लिम्स था, राइट, दिस इज जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। सो look at this, wait, where is it, ये रहा। So history of the 18th century, first half, second half, evolution of the British colonial policy, mercantile, industrial, financial, यानी कि उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट के हिसाब से देखना है उन्होंने क्या पॉलिटिकल चेंज किया, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज किया, क्या इकोनॉमिक चेंज किया, क्या कल्चरल चेंज किया, क्या सोशल चेंज लेकर आए, क्या उससे फिलोसफिकल चेंज आया। ठीक है, राइट। देन हमने देखना है कि भैया नेशनलिज्म एंड फ्रीडम स्ट्रगल में क्या हुआ है। दिस इज द एक्सटेंसिव। सो सबसे पहले तो हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न इंपीरियलिज्म, राइट, प्रोटो नेशनलिस्ट मूवमेंट क्या है, फिर मॉडर्न नेशनलिज्म का राइज और रिलीजियस, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट, देन हिस्ट्री ऑफ नेशनल मूवमेंट बिटवीन 1907-16, सो एक्सट्रीमिस्ट का डेवलपमेंट, देन वर्ल्ड वॉर 1 का पीरियड और उसका आफ्टर मैथ, देन गांधी जी का एडवेंट, गांधीयन पॉलिटिक्स, देन राइज ऑफ सोशलिज्म, लेफ्टिज्म और उसका इंपैक्ट क्या है, फिर लोअर क्लास का इन्वॉल्वमेंट, एंड देन फाइनली फ्रीडम एंड पार्टीशन तक पहुंचेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, राइट, जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, देखिए क्या क्या हमें ध्यान में रखना है। डेट्स ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स, फैक्चुअल क्या क्या होता है, डेट्स होती हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज होती हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, खास तौर पे इफ दे आर रिलेटेड टू बोथ स्पेशली वुमेन, right, if they are related to women, their role, right, or the other downtrodden, their role. तो सारा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी हम कलेक्ट करते हुए चलेंगे साथ में। सोर्सेज की बात करें तो although I'll explain sources in the upcoming sessions in details, but sources वही है हमारे पास। NCERTs पहले कवर कर लो आप लोग, स्पेक्ट्रम उठा लो, प्लस टू पार्टीशन उठा लो, ये 2-3 किताब पढ़ लो, रेस्ट कोशिश मेरी रहेगी मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स अपनी तरफ से प्रोवाइड कर दूँ, और कॉन्सेप्ट्स तो दूंगा ही। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी सेशन, दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू व्हाट विल बी आवर स्ट्रेटजी टू डील विद मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, राइट। आगे जैसे हम बढ़ेंगे विल गो इनटू डिटेल्स। अभी मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता फन डिटेल्स में जाकर। नेक्स्ट सेशन रहेगा विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हिस्टोरियोग्राफी। ऑलराइट, सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।